लैम्प्रूज कबीले का ये घर, जिसके अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के पास में मैजिकल पावर्स है, लेकिन इस घर का तीसरा बेटा जिसके पास में कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है, और शायद इसी वजह से इस कबीले के सारे लोग उसे एकदम यूजलेस समझते हैं। पर आगे जाकर सेका ने खुद के दम से ही जादू सीखना शुरू कर दिया और आखिर में वो इस कबीले का सबसे ज्यादा शक्तिशाली जादूगर बन गया। आगे क्या हुआ हर चीज देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम एक शहर को देखते हैं जहाँ रात का टाइम था और वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर लोगों को मार रहे थे। तभी हम आसमान में उड़ते हुए एक ड्रैगन को देखते हैं। उस ड्रैगन के ऊपर एक बंदा खड़ा था और वो कहता है कि मैं बचपन से ही ताकतवर बनना चाहता था और आखिर में मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन भी गया और मैंने आयाकाशी जैसे बड़े मॉन्स्टर को अपने गुलाम बनाए। और ये कहकर वो कुछ टेलिस्मेंट को उन मॉन्स्टर के ऊपर गिराता है और नीचे जाने के बाद वो टेलिस्मेंट फट जाते हैं, जिससे वो सारे मॉन्स्टर वहीं मर जाते हैं। और वो कहता है कि ताकत पाने की जिद में मैं इतना अंधा हो गया कि मैंने इंपीरियल कोर्ट से दुश्मनी मोल ले ली और अब वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और नेक्स्ट सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं जिसका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका था और उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जो कि रो रही होती है और वो उस लड़की से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कोर्ट ने मुझे धोखा दिया है, मेरे फेवरेट स्टूडेंट से ही मुझे मरवा दिया। और वो अब एक टेलिस्मेंट निकालता है और वो कसम खाकर कहता है कि इस बार मैं अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन अगली बार मैं बहुत अच्छा करूंगा अपने अगले जन्म में। और ये कहकर उसकी मौत हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम हमारा मेन कैरेक्टर सेका को देखते हैं जिसके डैड एक जादू कर रहे थे। वो जानना चाहते थे कि सेका के अंदर कोई भी मैजिकल पावर्स है या फिर नहीं, और थोड़ी देर बाद उन्हें पता चल जाता है कि सेका के अंदर कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है। और तभी सेका का बड़ा भाई जिसका नाम ग्लाय होता है वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और वो कहता है कि तुम तो एकदम यूजलेस निकले, तुम्हारे अंदर कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है। और तभी सेका के डैड कहते हैं कि ये रस्म यहीं खत्म होती है, हमें पता चल गया कि सेका के पास में कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है। और तभी हमें एक कहानी बताई जाती है कि इस दुनिया में इंसान और मॉन्स्टर्स एक साथ में रहते हैं और जादू सच में होता है। और जिस घर में सेका रहता है ये जादूगरों का बहुत ही अहम हिस्सा है और इसे लैम्प्रूज कबीले का घर कहते हैं। और सेका का जन्म इस कबीले के तीसरे बेटे के रूप में हुआ है और सेका को ये भी पता है कि उसकी माँ दासी थी और उनके पास में भी कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं थी। और सेका अपने मन को तसल्ली देते हुए कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे शरीर के अंदर जादू है या फिर नहीं, लेकिन एक रूहानी शक्ति जरूर होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम सेका को देखते हैं जो कि कुछ पत्तियों को लेकर बाहर आया था और वो कहता है कि पेपर बहुत महंगे आते हैं, इसीलिए मैं इन पत्तियों से ट्राई करूंगा। अब सेका एक मंत्र पढ़ने लग जाता है और थोड़ी देर बाद उन पत्तों में से कुछ कौवे निकलते हैं तो कुछ चूहे। और सेका कहता है अब मेरा लीफ शिकिगामी पूरा हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ग्लाय वहाँ पर आ जाता है और सेका को डांटते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो अपने पैर से कुछ मिट्टी सेका पर गिरा देता है और सेका का कॉलर पकड़ के उसे एक गुस्सा मारने ही वाला था। लेकिन तभी सेका ने जो कौवे बनाए थे वो कौवे ग्लाय पर हमला कर देते हैं और उसके थोड़ी देर बाद उनका तीसरा भाई लुफ्ट वहाँ पर आ जाता है और वो ग्लाय से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो ग्लाय कहता है कि मुझे थोड़ी सी चोट आई है और फिर लुफ्ट ग्लाय को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब सेका सोचता है कि अजीब बात है, उन कौवों ने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया। अब नेक्स्ट सीन में हम सेका को देखते हैं जो कि आज पूरे 7 साल का हो चुका था और आज उसका जन्मदिन भी था, लेकिन वो एक दासी का बेटा है इसलिए उसका बर्थडे कोई भी सेलिब्रेट नहीं करता। और वो काफी दुखी होकर कहता है कि ज्यादातर लोग मुझे इसी दिन अकेला छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन इस तजुर्बे से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि सेका खुद से ही कुछ कागज को बनाता है और अपने रूम में आने के बाद वो उन कागज से कुछ टेलिस्मेंट को बनाता है जिससे वो मैजिक की प्रैक्टिस कर सके। अब थोड़ी देर बाद वो अपने जैकेट को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे अपना जैकेट कहीं भी नहीं मिलता। और तभी उसके दरवाजे पर एक दासी आती है जिसका नाम यीफा होता है और वो सेका को अपना जैकेट दिखाती है और कहती है कि ये मुझे झाड़ियों में पड़ा मिला। अब सेका उसे थैंक यू बोलता है, लेकिन तभी ग्लाय वहाँ पर आ जाता है और वो यीफा को डांटते हुए कहता है कि तुम काम क्यों नहीं कर रही हो। तो यीफा उससे माफी मांगती है और ग्लाय सेका को ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है, तुम्हें कोई भी जादू नहीं आता और पढ़ाई की भी इतनी टेंशन नहीं होती। मुझे देख लो, मैं एक बहुत ही फेमस स्कूल में जाने वाला हूँ जिसका नाम लोडेनिया अकेडमी है और वहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े जादूगर जादू
जादू सीख कर आए हैं। मैं वहाँ बहुत जल्द जाने वाला हूँ, लेकिन तुम वहाँ पर जाने की बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों की वहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। अब ग्लाय और कुछ कहने ही वाला था, तभी उनके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और वो ग्लाय से कहते हैं कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा, तो चलो मेरे पीछे आओ। अब वो तीनों वहाँ से जाने ही वाले थे, लेकिन तभी सेका अपने डैड से कहता है कि क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ, और सेका के डैड उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम उन्हें एक दूसरी जगह पर देखते हैं, जहाँ पर उन तीनों लड़कों के सामने अलग अलग टारगेट थे और उन टारगेट को अपनी मैजिकल पावर से टारगेट करना था। और सबसे पहले लुफ्ट अपने मैजिकल पावर से अपने टारगेट को हिट करता है और उसके डैड उसे शाबाशी देते हैं। अब अगली बारी ग्लाय की थी और ग्लाय भी अपने मैजिक से एक फायर बॉल निकालता है और अपने टारगेट पर हिट कर देता है। अब उसके डैड उसे भी शाबाशी देते हैं और ग्लाय सेका को ताना मारते हुए कहता है कि जरा तुम भी ट्राई करके देखो, मुझे पता है तुमसे ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम ट्राई कर सकते हो। और तभी लुफ्ट ग्लाय के पास में आता है और वो कहता है कि तुम इसे चिढ़ाना बंद करो, क्योंकि उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है कि ग्लाय सेका को परेशान करता है। लेकिन सेका लुफ्ट से कहता है कि मैं भी एक बार ट्राई करके देखूंगा, और उसके बाद वो ग्लाय से वो छड़ी लेता है और एक मंत्र पढ़ने के बाद एक ब्लू कलर की फायर बॉल निकालता है, जिससे वो फायर करता है तो उस टारगेट के साथ साथ वो टेबल भी टूट जाता है। और ये सब देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब ग्लाय को काफी ज्यादा जलन होने लग जाती है और वो कहता है कि एक ब्लू कलर की फायर बॉल ये हो ही नहीं सकता, शायद मेरा थोड़ा सा पावर उस छड़ी में रह गया होगा, इसलिए ऐसा हुआ। और तभी उनके डैड ग्लाय से कहते हैं कि कुछ लोग जादू के साथ पैदा नहीं होते, फिर भी वो लोग जादू कर सकते हैं, और ये भी कहा जाता है कि उनके जादू से अक्सर लो का कलर बदल जाता है। और तभी सेका अपने डैड से कहता है कि डैड प्लीज क्या आप मुझे भी जादू सिखा सकते हैं, तो उसके डैड मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि जो जादू के साथ पैदा होता है जादू उसी पर अच्छा लगता है, और वो कहते हैं कि तुम्हें जादू सीखने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक टीचर रखने वाला हूँ, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। अब नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि काफी दिन गुजर चुके हैं और लुफ्ट और ग्लाय काफी दिनों से मैजिक की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन सेका अपने टेलिस्मेंट की मदद से उन दोनों की प्रैक्टिस को रोज देखता है और वो भी ट्राई करता है। और इस चीज के बारे में उसके डैड को भी पता था कि ये चोरी छिपे जादू सीखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहते। अब ऐसे ही दिन और महीने बीतते गए और सेका अब 11 साल का हो चुका है और वो अपनी पुरानी कहानी बताता है। वो बताता है कि मैंने पिछले जन्म में कई सारे अयाकाशीस को हराया है और उन्हें सील किया, अपने लिए लड़ने को उनको मजबूर कर दिया। सील किया मतलब दूसरे जहाज में भेज दिया, ये दूसरा जहाज दूसरी दुनिया जैसा ही है। और तभी सेका कहता है कि मैं उस जहाज का दरवाजा बना सकता हूँ, और शायद हो सकता है कि पहला अयाकाशीस मेरे लिए उतना खतरनाक नहीं होगा, तो मैं पहले एक अयाकाशीस को बुलाऊंगा और उसके बाद वो एक टेलिस्मेंट को फेंकता है, जिससे एक दरवाजा बन जाता है और उसके बाद उसके अंदर से एक लड़की निकलती है जिसका नाम यूकी होता है। अब सेका उससे पूछता है कि तुम इतनी छोटी कैसे हो गई, तुम तो असल में एक औरत थी। अब यूकी सेका को हारुयोशी कहती है और उससे लिपट जाती है और कहती है कि मैं दूसरी दुनिया में आई हूँ, इसलिए शायद मेरी उम्र छोटी हो गई है। अब यूकी सेका से कहती है कि मैं यहाँ आ ही गई हूँ, तो अब तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। लेकिन सेका कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम वापिस चली जाओ। लेकिन यूकी अपने शरीर को छोटे साइज में कर लेती है और वो कहती है कि मैं अपनी दूसरी दुनिया से बोर हो चुकी हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ यहीं पे रहूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम ग्लाय को देखते हैं जो कि ईफा को डांट रहा होता है, क्योंकि ईफा ने अभी पानी का जग गिरा दिया था। और ग्लाय ईफा से कहता है इस काम की कीमत तुम्हें चुकानी होगी, तुम आज रात मेरे कमरे में आ जाना। और ये बात सेका पास ही खड़ा सुन रहा था और वो पास में जाकर कहता है कि जो कहना है जल्दी बोलो, मुझे ईफा से कुछ जरूरी काम है। और ये सुनकर ग्लाय को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो सेका को एक पंच मारने ही वाला था, लेकिन सेका उस पंच से बच जाता है और ग्लाय शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। अब सेका ईफा से कहता है कि तुम्हें उसके कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक पेड़ के पास में होते हैं जहाँ उन्हें एक जानवर पड़ा हुआ दिखता है और ईफा उसे ठीक करने की कोशिश कर रही थी। और तभी सेका कहता है कि मुझे लगता है कि ये एक मॉन्स्टर है, और ईफा बताती है कि उसके ऊपर कौओं ने हमला किया है, क्या हम इसे बचा सकते हैं। तो सेका अपना एक टेलिस्मेंट बाहर निकालता है और वो उस मॉन्स्टर को ठीक कर देता है। और ये देखकर ईफा काफी ज्यादा खुश होती है और वो कहती है कि तुम्हें हीलिंग मैजिक भी आता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ईफा के मुंह से ये बात सुनकर सेका कहता है कि तुम भी तो स्पेशल हो, तुम वो चीजें देख सकती हो जो
कोई नहीं देख सकता। अब ईफा काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है क्योंकि वो अपना राज इसे नहीं बताना चाहती। और तभी सेका कहता है कि मैंने कई बार तुम्हारी आंखों को स्पिरिट का पीछा करते हुए देखा है। तो ईफा कहती है कि क्या तुम भी उन्हें देख सकते हो? तो सेका कहता है कि हाँ, मैं उन्हें देख सकता हूँ, लेकिन तुम उनमें और भी कुछ देख सकती हो। और तभी ईफा शर्माते हुए कहती है कि तुम्हारी बात ही अलग है सेका, तुमने मेरा सीक्रेट झट से पहचान लिया। मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि मेरे मरने से पहले मैं ये बात किसी को ना बताऊं। और तभी वो कुछ एलिमेंटल को दिखाती है और वो कहती है कि मुझे तुम्हारी खोई हुई जैकेट नहीं मिलती अगर ये मेरी मदद ना करते तो। और तभी वो बताती है कि ये एलिमेंटल मैजिक के पास में होते हैं, लेकिन ये तुम्हारे पास में नहीं आ रहे, शायद ये तुम्हें अवॉइड कर रहे हैं। और तभी सेका कहता है कि क्या तुम इन्हें कंट्रोल कर सकती हो? तो ईफा कहती है कि मैंने एक बार इनको कंट्रोल किया था, ये मेरी बात नहीं मान रहे थे और मैं जोर से चिल्लाई तो इन्होंने मेरी बात को मान लिया। अब ये बात सुनकर सेका अपने मन में सोचता है कि वो उसकी बात सुनते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। पिछले जन्म में बागे किड्स लोमड़ियां हिटोडोमो स्पिरिट को कमांड देती थी, मुझे लगा ये कैस्टर भी यही करेगा, तो मैं रिसर्च में डूब गया था, पर मुझसे ये हुआ नहीं। पर मुझे उम्मीद थी कि कोई ना कोई मुझे मिलेगा जिसमें वो हुनर होगा, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वो इतना जल्दी मिल जाएगा। अब सेका ईफा से कहता है कि क्या तुम जादू करना चाहोगी? और तभी ईफा कहती है कि मैं जादू करना तो चाहती हूँ, लेकिन पता है मेरे अंदर जादुई शक्तियाँ बिल्कुल भी नहीं है। अब ये बात सुनकर सेका अपने टेलिस्मेंट से एक एलिमेंट को बुलाता है। अब ईफा ये देखकर पूछती है कि आखिर ये क्या है? तो सेका कहता है कि ये एक एलिमेंटल है और ये तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अब सेका ईफा से कहता है कि तुम इसे गायब करके दिखाओ, इसे तुम अपने विल्ड एलिमेंटल की तरह ही समझो। अब ईफा कोशिश करती है और प्यार से उस एलिमेंटल को वहां से जाने के लिए कहती है। और काफी देर कहने के बाद ईफा को गुस्सा आ जाता है तो वो जोर से चिल्लाने लग जाती है, जिससे वो वहां से गायब हो जाता है। और अब सेका अपने मन में सोचता है कि ये अभी थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन आगे जाकर ये पावरफुल बन सकती है। और अब सेका उससे कहता है कि बीच बीच में मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए आता रहूंगा। और अब सेका ईफा को रोज ट्रेनिंग देता है। दिन महीनों बीतते गए और सेका अब 12 साल का हो चुका है और वो अपने मन में सोचता है कि मेरे बड़े भाइयों की तरह मुझे अपने जन्मदिन पर भी कुछ भी अच्छा खाने को नहीं मिलता। और वो सोचता है कि मेरे बर्थडे के दिन भी डैड मेरे पास में नहीं आए, और ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। और तभी पीछे से लुप्ट और ग्लाय आते हैं और उसे रोककर ग्लाय कहता है कि आज मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए आया हूँ। तो सेका कहता है कि पर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? तो ग्लाय कहता है कि तुम्हारी माँ दासी थी, इसीलिए तुम वारिस नहीं बन सकते और तुम्हारे पास जादू सीखने भर की भी जादुई शक्ति नहीं है, तो आर्मी में जाने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें ट्रेन करने के लिए आया हूँ। और तभी पीछे से लुप्ट आता है और ग्लाय से कहता है कि तुम ऐसा तो मत बोलो। और वो सेका से कहता है कि हमारा मास्टर हमें तलवारबाजी सिखा रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम भी तलवारबाजी सीखो, और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें भी सिखा सकते हैं। अब उसकी बात खत्म ही होती है तभी 2 दासियां दौड़ती हुई उनके पास में आती है और वो कहती है कि शहर में एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर घुस आया है और आपके डैड ने उस पर एक जादू करके उसे जंगल में भगा दिया है, लेकिन हमें लगता है वो यहाँ पर आ जाएगा। और थोड़ी देर बाद वो मॉन्स्टर उनके कबीले के बाहर आ जाता है और वो सभी लोग उसे खिड़की से देख लेते हैं। अब ग्लाय की फटके चौसट हो जाती है और वो वहाँ से भागने लग जाता है। और लुप्ट कहता है कि तुम सभी लोग खिड़कियां बंद कर दो और कहीं जाकर छुप जाओ, लेकिन सेका उस मॉन्स्टर के पास दौड़ते हुए जाने लग जाता है। और तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके सामने ईफा और एक दासी और खड़ी थी और वो मॉन्स्टर उन्हें बस खाने ही वाला था। और तभी सेका देखता है कि हिटोडोमा ने उन दोनों को बचा लिया और उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ ईफा ने ही किया है, क्योंकि हिटोडोमा खुद की मर्जी से नहीं चलता, उसे ईफा ने ही बुलाया होगा। और अब सेका उस मॉन्स्टर को अपने पास बुलाने लग जाता है और वो उस कबीले के एकदम सामने आ जाता है जहाँ से कबीले के सारे लोग उसे देख सकते हैं। और सेका एक मैजिक करता है जिससे पॉइजन ओलिफ्लेम डालता है और वो मॉन्स्टर वहीं गिर जाता है। अब ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब वो सभी लोग सेका को चेयर करने लग जाते हैं, लेकिन इस बात का ग्लाय को कुछ भी नहीं पता क्योंकि वो तो टेबल के नीचे छुपा हुआ था और उसने कुछ भी नहीं देखा। और फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।
सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सेका को देखते हैं, जिसके लिए आज खाने में बहुत कुछ बना था, क्योंकि उसके डैड आज उससे काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि सेका का वो कारनामा उसके डैड ने भी देख लिया था और आज उन्हें अपने बेटे पर बहुत ही गर्व होता है। अब उसके डैड सेका से कहते हैं कि आज जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, और सेका कहता है कि जितना मुझसे हो पाया मैंने खुद से ही जादू की पढ़ाई की और जादू को सीख गया, पर लेम्प्रूज क्लैन का मेंबर होने के नाते मैं अपने इस टैलेंट को एम्पायर की मदद के लिए यूज करना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं लोडोनिया मैजिक एकेडमी में जाना चाहूंगा। और सेका के डैड इस बात के लिए मान जाते हैं, लेकिन ग्लाय जो कि काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और तभी सेका अपने डैड से कहता है कि क्या मैं यहाँ पर ईफा को भी ले जा सकता हूँ, तो उसके डैड उसे मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि ईफा के अंदर भी कोई भी मैजिक नहीं है, तो तुम इसे ले जाकर क्या करोगे। और ईफा ये सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है। अब सेका अपने डैड से कहता है कि मैं आपको दिखाता हूँ, और वो ईफा को कहता है कि इस छड़ी की मदद से जितना बड़ा हो सके फायर ब्लास्ट करो। और ईफा भी अपनी पूरी कोशिश करती है, क्योंकि वो भी सेका के साथ में उस एकेडमी में जाना चाहती है। अब ईफा एक मंत्र पढ़ने के बाद एक बहुत ही बड़ा फायर ब्लास्ट करती है, और इसे देखकर वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो काफी ज्यादा शौक में आ जाते हैं। और तभी ग्लाय कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये मिड रैंक का जादू है। और अब सेका के डैड ईफा को उसके साथ जाने की अनुमति दे देते हैं, और ये सुनकर ग्लाय भड़क जाता है कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। लेम्प्रूज क्लैन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि घर के दो बेटे एक लाइन पर चले। आपको पता है कि मैं उस एकेडमी में जाने वाला हूँ, तो आप एक दासी के बेटे को एकेडमी में कैसे भेज सकते हैं। और तभी उनके डैड कहते हैं कि मुझे पता है कि ये हमारे उसूलों के खिलाफ है, इसीलिए मैं अपने दोनों बेटों को एकेडमी में नहीं भेजूंगा। मैं सिर्फ सेका को एकेडमी में भेजूंगा और तुम आर्मी की तैयारी करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत टाइम दिया पर तुमने ये पूरा टाइम आवारागिरी में बिता दिया। अब डैड की ये बात सुनकर ग्लाय काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो सेका से लड़ाई की बात करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ में फाइट करो, और जो जीतेगा वो उस एकेडमी में जाएगा, और हारने वाले बंदे को ये घर छोड़ के जाना होगा। और तभी उनके डैड कहते हैं कि क्या तुम्हें ये मंजूर है सेका। तो सेका कहता है कि मुझे मंजूर है, और उनके डैड कुछ रूल्स बताते हैं कि इस लड़ाई में कोई भी मिड रैंक का जादू यूज नहीं करेगा, और असली हथियार भी यहाँ पर यूज नहीं होंगे। और उनके डैड कहते हैं कि चलो तय रहा, कल ये मुकाबला होगा और इस मुकाबले को जज मैं करूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम सेका को देखते हैं, जो कि कल की लड़ाई के लिए अपने लिए कुछ टेलिस्मेंट बना रहा था। और तभी यूकी कहती है कि ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, क्या तुम जीतने के लिए अपने भाई को मार दोगे। और सेका यूकी से कहता है कि ऐसा नहीं करूंगा। और तभी लुप्ट सेका के कमरे में आ जाता है, और लुप्ट सेका से कहता है कि पता है अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए आया था। और वो उसे अपना प्रेजेंट भी देता है, और सेका उसे खोलता है तो उसे पता चलता है कि इसके अंदर एक ग्लास पेन है। अब लुप्ट कहता है कि तुम्हें पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक है, और इसीलिए तुम्हारे पास में कोई भी पेन ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, और ये ग्लास पेन तुम्हारे बहुत काम आएगा। अब लुप्ट काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और वो सेका से कहता है कि मुझे माफ कर देना सेका, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया कि मैं तुमसे बात करूं तो कैसे। और आज मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम कितने बड़े और काबिल हो चुके हो। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। और लुप्ट कल की लड़ाई के बारे में बात करता है, और वो कहता है कि कल तुम ग्लाय से थोड़ा सा नरमी से पेश आना, मुझे यकीन है कि वो अपना सबक सीख लेगा। और लुफ्ट सेका को बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब सेका अपने भाई के दिए पेन को निहार ही रहा था, तभी उसे खिड़की की तरफ कुछ दिखाई देता है, और वो खिड़की में आता है तो उसे पता चलता है कि नीचे ग्लाय खड़ा है, और वो उससे फाइट करना चाहता है, क्योंकि उसे अपने डैड के नियम पसंद नहीं आए, और वो मैजिक के साथ ही सेका से फाइट करना चाहता है। और इस बात के लिए सेका भी मान जाता है, और अब ग्लाय सेका के ऊपर फायर बॉल से हमला करता है, लेकिन सेका को कुछ भी नहीं होता, और वो मिड रैंक के ऊपर के जादू को यूज करता है, और उससे भी सेका को कुछ भी नहीं होता। अब ग्लाय सारे मैजिक को यूज कर चुका था, लेकिन उसे पता चल गया कि सेका को कुछ भी नहीं हो सकता, और सेका अपना एक टेलिस्मेंट निकालता है और वो ग्लाय के ऊपर मैजिक कर देता है, जिससे ग्लाय का हाथ टूटने की हालत में हो जाता है, और ग्लाय सेका से माफी मांगता है। और तभी हमें पता चलता है कि सेका इस मिशन के लिए पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहा है। और तभी सेका कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि इस शहर में कौन कौन से मॉन्स्टर रहते हैं, इसीलिए मैंने बोन्स को बुलाकर न्यूट नाम के मॉन्स्टर को बुलाया, जिसे हराकर मैं सभी लोगों के सामने कूल बन गया, और इसी
तरह मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया। और तभी यूकी कहती है कि इस काम को तुम आसानी से कर सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने इतना लंबा रास्ता क्यों चुना। तो सेका कहता है कि शायद तुम भूल चुकी हो, मैंने पिछले जन्म में काफी सारे खतरनाक काम किए, लेकिन इस बार मैं किसी को अपना पावर बताना नहीं चाहता और मैं बस चालाक बनना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम यीफा और सेका को देखते हैं जो कि लोडोनिया एकेडमी में पढ़ने के लिए जाने ही वाले थे और उनके सामने लुफ्ट खड़ा हुआ था और वो कहता है कि डैड तो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने एक संदेश भेजा है कि तुम खूब पढ़ाई करना। और ये कहने के बाद वो यीफा से कहता है कि तुम सेका का ख्याल रखना और वो कहता है कि तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों है, सेका ने पढ़ाई करने के लिए कहा था क्या। और तभी सेका कहता है कि लोडोनिया एकेडमी में एडमिशन कराने के लिए हमें एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा और उसके लिए पढ़ना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और तभी लुफ्ट कहता है कि यहाँ से तुम्हें लोडोनिया पहुँचने में पूरे 7 दिन का समय लगेगा। तो सेका कहता है कि इस बीच हम पढ़ाई करेंगे। और ये सुनकर यीफा काफी ज्यादा घबरा जाती है और अब थोड़ी देर के बाद वो एकेडमी के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में चलते हुए सेका यीफा को एक लॉकेट देता है और कहता है कि जरा इसे पहन कर देखो। और यीफा उसे पहनने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है और वो कहती है कि मैं इसे कभी भी नहीं उतारूंगी। और तभी सेका बताता है कि इस लॉकेट में वो सभी पत्थर हैं जो कि एलिमेंट को अपने पास बुलाते हैं। और तभी सेका अपने मन में सोचता है कि ईफा का अगला मकसद होगा एलिमेंट जादू की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, और अगर ये मजबूत हो गई तो मेरा काम हो जाएगा। अब चलते हुए काफी देर हो चुकी थी और सेका को अब घुटन होने लग जाती है क्योंकि उसे सफर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और शायद इसी वजह से वो बीमार होने ही वाला था। और तभी ईफा कहती है कि बस हम पहुंचने ही वाले हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम सेका के डैड को देखते हैं जो कि उसे ही याद कर रहे थे और उन्हें वो दिन याद आता है जब एक अनजान औरत सेका को उसके हाथ में छोड़ गई। उसे लगा था कि ये उसके छोटे भाई गिलबर्ट का बेटा है, बिल्कुल ही अलग था। उसे एडवेंचर पसंद था। वो ग्रेजुएट होते ही एक एडवेंचरर बन गया और अचानक ही वो मॉन्स्टर के इलाके में पहुंच गया और वो गायब हो गया। और फिर वो सेका के बारे में सोचते हैं कि सेका की आंखें और बाल काले हैं और उसके डैड को लगता है कि शायद हो सकता है कि ये मेरे छोटे भाई गिलबर्ट और मॉन्स्टर का बच्चा है। पर साइका के अंदर बिल्कुल भी माना नहीं था और इसीलिए वो थोड़े से शांत हो गए। पर जैसे ही उन्होंने सेका को ब्लू फायरबॉल यूज करते हुए देखा और उन्होंने उस मर्ड मॉन्स्टर को करीब से देखा और अब उन्हें बहुत ही बुरा लगा था क्योंकि उन्होंने ग्लाय को एकेडमी में नहीं भेजा। और वो सोचते हैं कि अगर मैं साइका को मिलिट्री में भेज देता तो ये और भी खतरनाक हो जाता क्योंकि अब उसका माहौल ही तय करेगा कि वो डीमन किंग बनेगा या फिर हीरो। और उन्होंने एक बार गिलबर्ट से सुना था कि लोडोनिया एकेडमी एक बहुत ही अच्छी एकेडमी है और इसी भरोसे उन्होंने सेका को एकेडमी में भेजा है। अब नेक्स्ट सीन में हम सेका को देखते हैं जो कि एकेडमी में आ चुका है और वो ईफा से कहता है कि ये मेरा कमरा है, तुम्हारा कमरा आगे है। पर ईफा के मन में कुछ और ही चल रहा था और वो सेका से कहती है कि रात में मैं यहाँ पर आ सकती हूँ, लेकिन साइका उसके इशारे समझ नहीं पाता और वो सोचता है कि शायद ये अपने रात के डिनर के लिए परेशान हो रही होगी, लेकिन सेका उसे मना कर देता है क्योंकि वो अभी खाना खाने की हालत में नहीं था। और तभी ईफा उससे नाराज होकर बाहर चली जाती है। अब उसके जाते ही यूकी भड़क जाती है और वो कहती है कि एक नौकरानी की इतनी हिम्मत कि वो उससे 100 गुना ताकतवर मालिक से प्यार की उम्मीद करे। लेकिन सेका को यूकी की बातें भी समझ नहीं आती तो यूकी कहती है कि वो लड़की तुम्हें फंसाना चाहती है, लेकिन सेका इस बात पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब नेक्स्ट सीन में हम उन्हें देखते हैं जहाँ उन्हें एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले एक गोले पर हाथ रखना होता है और उससे उनके मैजिक पावर का पता चलता है। अब वहाँ पर खड़े सभी लोगों को पता चलता है कि सेका एक बहुत ही बड़े खानदान से है और यीफा उसकी एक नौकरानी है, तो वो सभी लोग उससे पहले ही इम्प्रेस हो जाते हैं। और तभी उन लोगों को पता चल जाता है कि सेका बिना मैजिक पावर के मैजिक स्कूल में पढ़ने के लिए आया है। सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और तभी एक लड़की सभी को हटाते हुए वहाँ पर पहुँचती है और वो लड़की जैसे ही उस गोले पर हाथ रखती है वो गोला बहुत तेज चमकने लग जाता है। मतलब इस लड़के के पास में चारों मैजिकल पावर है जो कि बहुत ही रेयर होता है और सेका को उसे देखकर कुछ कुछ होने लग जाता है और वो अचानक से ही उस लड़की को थैंक यू बोल देता है। और इस बात पर वो लड़की भड़क जाती है क्योंकि वो दोनों आज पहली बार ही मिले हैं और वो लड़की सेका को बुरा भला कहने लग जाती है। पर सेका उसे देखता ही जा रहा था क्योंकि इस लड़की की शक्ल उसकी पिछली दुनिया वाली एक स्टूडेंट से मिलती थी जिसने सेका को मारा था। और ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि इन सभी बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और एग्जाम देने के बाद ईफा काफी ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया और वो सेका से कहती है कि मैंने अच्छी पढ़ाई नहीं की थी, शायद इसीलिए ऐसा हुआ।
तो सेका उसे दिलासा देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और तुम उसमें अच्छा करके दिखाना, शायद तुम पास हो जाओगी। अब नेक्स्ट सीन में उनका प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ उन सभी के सामने 6 टारगेट होते हैं और उन बच्चों को उन टारगेट पर निशाना लगाना है और जितने उनके पास में मैजिकल पावर्स है वो उतने टारगेट को ही डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ के सारे बच्चों के पास में बस एक ही मैजिकल पावर थी और तभी ईफा की बारी आती है, जो कि अपने फायर एलिमेंट से अपने टारगेट को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। और ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जब ईफा ने विल्ड एलिमेंट का इस्तेमाल किया तो उसने सेका को भी हैरान कर दिया। असल में ईफा सेका को सरप्राइज देना चाहती थी और वो कहती है कि अब मैं विल्ड एलिमेंट को भी यूज कर पा रही हूँ। और ये देखकर सेका काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और अब बारी आती है सेका की, जिसका हर एक मैजिकल स्पेल लोगों को आंखें फाड़ने पर मजबूर कर रहा था। सेका ने वहाँ पर 3 टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन वो लाइट, डार्क और विल्ड एलिमेंट को छोड़ देता है, क्योंकि अभी सेका उनको अच्छी तरह से जानता नहीं। और प्रैक्टिकल एग्जाम के टीचर काफी ज्यादा शौक में होते हैं, क्योंकि पहले ऐसे स्टूडेंट कभी नहीं आए। और तभी अमू की बारी आती है, जिसने 4 टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इन टीचर को लगता है कि ये लड़की उस कहानी वाली हीरो है। कहानियों के मुताबिक जब डीमन लॉर्ड फिर से रिवाइव होता है, तब हीरो इंसानों की धरती पर वापिस जन्म लेगी। और नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, जहां 3rd नंबर पे सेका होता है और 2nd नंबर पे ईफा, जो देख सेका भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और 1st नंबर पे वो 4 एलिमेंट यूज करने वाली लड़की होती है, जिसका नाम अमू है। और तभी हमें पता चलता है कि लड़कियों और लड़कों को अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया गया है। और ये देखकर ईफा को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो सेका के साथ में रहना चाहती थी। और तभी सेका को पास में काफी सारे डार्क एलिमेंट्स दिखते हैं। वो पास में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक टेलीपोर्ट सर्कल बना हुआ है, मतलब इस अकेडमी पर एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। सेका चाहता है कि ईफा इस मैटर से दूर रहे, इसीलिए वो कहता है कि ये काम अकेडमी वाले संभाल लेंगे। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो कुछ टेलिस्मेंट को वहाँ पर नजर रखने के लिए छोड़ देता है। अब अकेडमी के अंदर एंट्रेंस सेरेमनी स्टार्ट होती है और अमू वहाँ पर स्पीच दे रही होती है। और तभी वहाँ पर मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। असल में वो मॉन्स्टर किसी को ढूंढ रहे थे और वहाँ के सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और टीचर्स उन मॉन्स्टर से फाइट करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक थे, इसलिए टीचर के जादू का उन पे कोई असर नहीं होता। अब वो मॉन्स्टर एक टीचर को लगभग मारने ही वाला था, लेकिन सेका अपने टेलिस्मेंट से उसे बचाने की कोशिश करने ही वाला था, लेकिन अमू उसे बचा लेती है। अब सेका को उन मॉन्स्टर के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी लग रही थी, तो वो अपने शिकिगामी की मदद से देखता है तो उसे पता चलता है कि जहाँ पर वो सर्कल बना हुआ था वहाँ पर एक और मॉन्स्टर खड़ा था और वो इन मॉन्स्टर को कास्ट कर रहा था। और ईफा का ध्यान भटकते ही वो अपने टेलिस्मेंट से वहाँ से गायब हो जाता है और एक पोयम गुनगुनाते हुए उस जंगल में वापस आ जाता है। वो मॉन्स्टर सेका को एक बच्चा समझकर उसे यहाँ से भगाने की कोशिश करता है, पर सेका वहाँ से नहीं जाता। तो वो मॉन्स्टर अपने कुछ और मॉन्स्टर को बुला लेता है और वो सेका पर हमला कर देता है। और सेका अपने मैजिक का यूज करके एक मॉन्स्टर को वहीं कैद कर लेता है। और अब वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपने टेलीपोर्ट मैजिक से कुछ तलवारें निकालता है, जिससे वो सेका को घायल कर देता है। और फिर वो मॉन्स्टर एकदम से सेका के पीछे टेलीपोर्ट होकर उसका एक हाथ काट देता है। और सेका उस मॉन्स्टर से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अब उस मॉन्स्टर को सेका काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, इसीलिए वो उसे बता देता है कि वो यहाँ पर एक हीरो को ढूंढने के लिए आया है। और वो कहता है कि 12 साल पहले हुई भविष्यवाणी की तरह यहाँ पर एक हीरो को और ज्यादा शक्तिशाली होने से पहले मैं उसे मार दूंगा। और वो मॉन्स्टर अमू की बात कर रहा था और अब वो मॉन्स्टर तलवार में सेका के गर्दन फंसाकर उसे काट देता है और मॉन्स्टर को लगता है कि मैं जीत गया। लेकिन सेका उसकी तलवार के ऊपर पोयम गुनगुनाता नजर आता है और सेका जो पोयम गा रहा है वो उसके पिछले दुनिया वाले मास्टर ने लिखी थी, जिनको साइका ने खुद ही मारा था। अब वो मॉन्स्टर साइका को एक बार फिर मारता है, लेकिन फिर भी साइका को कुछ भी नहीं होता। वो किसी तरह बार बार रिवाइव हो रहा था और अब सेका भी उसे पानी के भंवर में फंसा देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर टेलीपोर्ट होकर उसके ऊपर आ जाता है और साइका भी उस मॉन्स्टर पे अपना शिकिगामी छोड़ देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर फिर एक बार टेलीपोर्ट होकर अपने हाथ को सेका के आर पार कर देता है और यही उस मॉन्स्टर की सबसे बड़ी भूल थी। सेका उसके हाथ को पकड़कर उसकी बॉडी में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है
और अब हमें पता चलता है कि साइका इतने वक्त से अपनी चोटों को टेलिस्मेन से रिप्लेस कर रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर फिर एक बार आ जाता है और उसे लगता है कि साइका के वो पत्ते अब खत्म हो चुके हैं। तो सेका उसे सरप्राइज कर देता है और अपने शिकिगामी मिसूस को उसके सामने ले आता है और ये देखकर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसने ऐसा ड्रैगन तो डीमन किंग के पास भी नहीं देखा। अब सेका अपने ड्रैगन मिसूजी को उसके ऊपर छोड़ देता है और वो ड्रैगन उस मॉन्स्टर को खा जाता है, लेकिन मिसूजी वापस आने की जगह वो वहाँ से भागने लग जाता है और सेका को लगता है कि ये शायद मेरी वीक बॉडी की वजह से हो रहा है और जैसे तैसे वो मिसूजी को वापस भेज देता है। और तभी हमें युकी से पता चलता है कि साइका लड़ाई के दौरान 3-4 बार जानबूझकर मरा ताकि वो अपनी टेक्निक हितोगामा को टेस्ट कर सके। और जैसे ही सेका अकेडमी पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उन सारे मॉन्स्टर को अमू ने हरा दिया है। अब सेका फैसला करता है कि वो अमू से बात करने की कोशिश करेगा ताकि वो उसके पीछे रहकर अपनी ताकत को छुपा सके और आखिर में शायद अमू मारी भी जाएगी और इसका सेका को दुख भी होगा, लेकिन फिर भी वो उस चीज में भी खुशी ढूंढने की कोशिश करेगा। और ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि सेका अमू से बात करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन सेका जब भी अमू के पास में जाता है अमू उसे डांट देती है। साइका ने अपनी पिछली जिंदगी स्ट्रॉन्ग बनने में ही गुजार दी, तो उसे पता भी नहीं कि आखिर दोस्त कैसे बनाए जाते हैं। और अब उस हादसे को बीते हुए 1 महीना हो चुका है और अब वापस किसी मॉन्स्टर ने अकेडमी पर हमला नहीं किया। अब नेक्स्ट सीन में सेका और ईफा कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर कुछ गिरने ही वाला था, लेकिन सेका अपने टेलिस्मेन की मदद से ईफा और खुद को बचा लेता है और उनके टीचर बताते हैं कि ये गलती से मुझसे गिर गया है और ये कैटलिस्ट है, ये डीमन के खून से बना है और वो इसे अपने रिसर्च में यूज कर रहे हैं। अब क्लास में हमें पता चलता है कि अगले हफ्ते इस अकेडमी की एनिवर्सरी आने वाली है, तो एग्जाम में टॉप करने वाले 2 लोगों को चुना जाता है, जिसमें अमू और ईफा होते हैं और ये दोनों स्टूडेंट सेरेमनी में हिस्सा लेंगे और इन्हें न्यू स्टूडेंट के रोस्टर को लेकर एलियन फॉरेस्ट से होते हुए टेम्पल में रखना होगा। लोडेनिया वही फॉरेस्ट है जहाँ सेका की लड़ाई उस मॉन्स्टर से हुई। सेका को इस बात में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी लगती है। वो पूरी क्लास में खड़ा होकर ईफा को पीछे हटने के लिए बोलता है ताकि सेका खुद अमू के साथ उस फॉरेस्ट में जा सके और ईफा भी उसका कहना मान लेती है। और क्लास के बाहर सेका ईफा से माफी भी मांगता है और ईफा को ऐसा लगने लगा था कि शायद सेका अमू को पसंद करता है और सेका भी कह देता है कि मैं अमू को सिर्फ एक दोस्त बनाना चाहता हूँ क्योंकि अमू ताकतवर है। और इस बात पर ईफा कहती है कि मैं भी ताकतवर बन सकती हूँ और वो कहती है कि अब मैं थोड़ी बहुत पावर महसूस करती हूँ और मैं एलिमेंट को कंट्रोल भी कर सकती हूँ। और उसे समझाने के लिए सेका उसे एक ऐसे व्यक्ति को इमेजिन करने के लिए कहता है जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली हो और सारे लोग उससे डरते हैं। असल में वो लड़की अमू है। अब वो दिन भी आ जाता है जब अमू और सेका रोस्टर को लेकर उस जंगल में चले जाते हैं और रास्ते में अमू सेका से कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो जबकि तुम्हारे पास इतनी खूबसूरत नौकरानी है। और सेका उसे बताता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सेका को अब समझ आ गया कि अमू को गंदी बातें करना पसंद है और ये सुनकर अमू शर्मा जाती है और उससे उसका सर दर्द होने लग जाता है। और सेका पास में देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर किसी ने सर्कल बनाया हुआ है जो अचानक ही उन दोनों को अपने अंदर खींच लेता है। वो दोनों एक डंजन के अंदर टेलीपोर्ट हो गए थे जहाँ कुछ मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन पलक झपकते ही अमू उनको खत्म कर देती है। लेकिन एक मॉन्स्टर उस अंधेरे में छुपा हुआ था तो वो एकदम से अमू के ऊपर हमला कर देता है और सेका अपने वुडन जेसू से उसके सर को कुचल देता है और अब वो दोनों बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। डेंजन में बहुत ही अंधेरा था तो साइका अपने टेलिस्मेन की मदद से वहाँ रोशनी कर देता है और ये देखकर अमू इम्प्रेस हो जाती है और सेका रास्ते भर टेलिस्मेन को चिपकाते चल रहा था ताकि उसकी टेलिस्मेन भी उसका पीछा कर सके। और तभी काफी सारे मॉन्स्टर उनकी तरफ आ जाते हैं और अमू एक मॉन्स्टर का हाथ काट देती है, पर वो मॉन्स्टर अपने दूसरे हाथ से अमू को बहुत दूर फेंक देता है और इसके बाद अमू वहाँ से उठ भी नहीं पा रही थी। और तभी साइका अपने वुडन जेसू से उन सभी मॉन्स्टर को मारने लग जाता है और अमू को प्रोटेक्ट करते हुए उसके पास पहुंच जाता है। और अब जैसे ही अमू बेहोश हो जाती है और तभी सेका अपने दूसरे मॉन्स्टर जायंट को बुला लेता है जो कि एक ही बार में उन सभी मॉन्स्टर को मार देता है। और जैसे ही अमू को होश आता है वो देखती है कि सेका ने यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर मौजूद थे उन सबको खत्म कर दिया है और सेका ने उसकी चोटों को भी सही कर दिया है।
लेकिन अभी भी अमू के सर का दर्द ठीक नहीं हुआ था और सेका सोचता है कि जरूर किसी ने अमू को कर्ज कर लिया है। तो साइका वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर देता है जिसके अंदर वो कर्ज काम नहीं करेगा। और तभी अमू बताती है कि उसका सर दर्द तब शुरू हुआ जब वो इस एकेडमी में पहली बार आई, लेकिन अमू को ऐसा नहीं लगता कि उसके ऊपर किसी ने कर्ज किया है क्योंकि उसकी बॉडी पर कोई निशान नहीं है। तो सेका उसे बताता है कि कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ खुद वो नहीं देख सकती और अमू शर्माते हुए अपने शरीर को ढकने लग जाती है। और तभी सेका कहता है कि मैं तुम्हें दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर अमू चाहती है कि सेका वो सब कुछ देखे क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और अब अमू साइका का मुंह दूसरी तरफ करा के अपने सारे कपड़े उतार देती है, लेकिन उन्हें फिर भी कोई निशान नहीं मिलता और वो पूरे वक्त बैरियर के अंदर भी नहीं रह सकते। तो सेका अमू के कर्ज को टेलिस्मेंट पर रिप्लेस कर देता है और सेका की ऐसी अलग अलग टेक्निक देखकर अमू भी अब काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन ये बात छोड़कर अमू फिर से ईफा के बारे में बात करने लग जाती है और वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने अभी तक किस नहीं किया हो। और सेका उसे फिर से समझाता है कि वो एक फैमिली की तरह है। अमू को फिर भी सेका की बातें एक मजाक लग रही थी, तो सेका उसे बता देता है कि वो एक नौकरानी का बेटा है, इसलिए परिवार में उसकी कोई अहमियत नहीं है, बस इकलौती ईफा ही है जो उसे समझ सकती है। लेकिन सच तो ये है कि सेका इस बार किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। और अमू भी कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह अकेली ही हूँ। अमू की माँ गिल्ड ओनर है और उसके फादर एक एडवेंचरर। अमू को बचपन से ही लड़ाई करना बहुत पसंद था, उसको फर्क नहीं पड़ता कि सामने मॉन्स्टर है या फिर ह्यूमन। वो बचपन से ही बिल्कुल अलग थी। एक एडवेंचर के दौरान उसकी पार्टी के सारे लोग मारे गए और अमू मुस्कुराते हुए बचे हुए लोगों को एक और एडवेंचर पर चलने की बात करती है। और वो एक वक्त था जब लोगों ने उससे डरना शुरू कर दिया और इसीलिए वो यहाँ पर आई है और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए। और सेका कहता है कि तुम बोरिंग नहीं हो, तुम्हें गंदी बातें करना पसंद है। और ये सुनकर अमू उसके मुंह पर गुस्सा मार देती है। अब नेक्स्ट सीन में वो सारे मॉन्स्टर को मारते हुए डेंजन बॉस के रूम तक पहुँचते हैं जो कि एक नागराज था। और वो दोनों जैसे ही अंदर कदम रखते हैं वो होश में आ जाता है। साइका उसके ऊपर लकड़ी से हमला करता है जिसका असर उस पर नहीं होता, उल्टा वो उसके ऊपर एसिड का हमला कर देता है जिससे साइका बाल बाल बचा था और साइका उसके मुंह में एक रोड फंसा देता है और अमू अपनी तलवार को उसके सिर में घुसाकर उसे खत्म कर देती है। और उसके बाद वो अचानक ही सेका को गले लगा देती है क्योंकि आज उसने पहली बार डेंजन बॉस को हराया था और वो आज बहुत ज्यादा खुश है। तो वो सेका से एक पार्टी बनाने के लिए कहती है और अब थोड़ी ही देर में अमू को पता चलता है कि वो ज्यादा ही चिपकने लग गई। और तभी उन्हें डेंजन के अंदर एक मॉन्स्टर का हाथ पड़ा हुआ दिखता है जिसके अंदर एक तलवार घुसी हुई थी और सेका को वहाँ पर एक रिंग भी मिली थी और ये रिंग स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देती है। और अब अमू सेका से पूछती है कि अगर हम एक एडवेंचरर बने तो क्या तुम मेरे साथ एक और एडवेंचर पर चलोगे। और साइका भी जाने के लिए तैयार था। और अब थोड़ी देर बाद वो डंजन से बाहर निकलकर सारी बात अपने टीचर को बता देते हैं, लेकिन वो अमू के कर्ज की बात नहीं बताते। और उसके बाद वो कोडेल को उसकी अपनी चीज वापस करने के लिए जाता है जो कि उसने उससे लिया था। असल में कोडेल वही था जिसने जंगल में वो मैजिक सर्कल बनाया था। और अब सेका उसे अपने असली रूप में आने के लिए कहता है, लेकिन वो सच में एक इंसान था जो डीमंस के लिए जासूसी का काम करता था और अब वो सेका को खत्म करने ही वाला था। लेकिन सेका की वो बात उसे हैरान कर देती है कि वो कर्ज के बारे में भी जानता था जो अमू को उस डीमन के खून से लगा था जब अमू ने उस मॉन्स्टर को एंट्रेंस सेरेमनी में मारा था और वही लगाने का कोडेल ने उन पर भी ट्राई किया था। इस सब चीज का पता सेका को उसके ही मॉन्स्टर से लगता है जिसे अब सेका मारकर और उसके खून से पूरी तरह नहा लेता है। कोडेल पूरी तरह डर चुका था कि इतना डीमन का खून कोई सहन नहीं कर सकता, लेकिन सेका इस कर्ज को उसके ऊपर ट्रांसफर कर लेता है जिससे उसकी बहुत भयानक मौत होती है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि सेका को कोडेल का सच उसी बी से पता चला था क्योंकि उसके कपड़ों पर वही फूल के निशान लगे हुए थे जो उस मैजिक सर्कल के पास में पाए जाते हैं। और वापस एकेडमी आने के बाद वो उस रिंग को ईफा को दे देता है। अब डेंजन वाले हादसे के बाद सेका को लगा था वो और अमू अच्छे दोस्त बन चुके हैं, लेकिन अमू फिर उसे इग्नोर कर देती थी। लेकिन उसकी अच्छी दोस्ती ईफा के साथ हो गई थी।
और ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि उस कोर्डेल वाले हादसे को पूरा 1 साल बीत चुका है और अभी तक कोई भी मॉन्स्टर वापस नहीं आया। और तभी नेक्स्ट सीन में अकेडमी के वाइस प्रिंसिपल आ जाते हैं, जो कि सेका और ईफा को बुलाते हैं। और अमू को लगता है कि प्रिंसिपल शायद इन्हें इस अकेडमी से बाहर भेज रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद ईफा और सेका प्रिंसिपल के पास में पहुंचते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा खुशकिस्मत थे जो कि वो इस अकेडमी के प्रिंसिपल से मिल पाए, क्योंकि ज्यादातर काम वो इस प्रिंसिपल ही हैंडल करते हैं और अभी तक किसी बच्चे ने इनके प्रिंसिपल को नहीं देखा। और जैसे ही सेका अपने प्रिंसिपल को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। उनकी प्रिंसिपल एक डेनी ह्यूमन है, यानी वो एक डीमन है। और उनकी प्रिंसिपल कहती है कि मैं तुम्हारे रिलेटिव्स को जानती हूँ, तुम्हारे फादर को नहीं, तुम्हारे फादर के भाई को। लेकिन सेका को ये भी नहीं पता था कि उसके डैड के कोई भाई भी है। और वो प्रिंसिपल चाहती है कि सेका और ईफा इस अकेडमी में होने वाले एक टूर्नामेंट में हिस्सा ले, क्योंकि वो सेकंड और थर्ड आए हैं। और इस टूर्नामेंट में एक और लड़की हिस्सा लेने वाली है और ये वही लड़की है जो थोड़ी देर पहले इन्हें छिपकर देख रही थी। और इस लड़की का नाम मेबल क्रेन है। लेकिन ये उन दोनों की चॉइस है कि उन दोनों में से कौन इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। और जब अमू को इसके बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है कि मैं तो फर्स्ट आई थी, लेकिन फिर भी मुझे इस टूर्नामेंट के बारे में पूछा भी नहीं। और ये अकेडमी पहली बार ही इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है, क्योंकि शायद इस टूर्नामेंट में मैजिक अलाउ कर दिया है। और अमू काफी ज्यादा सोचने लग जाती है कि आखिर प्रिंसिपल ने सेका को ही क्यों चुना। और तभी सेका कहता है कि मुझे प्रिंसिपल ने बताया था वो किसी खास वजह से मुझे भेज रही है। और ये सुनकर अमू और ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि सेका से लाख गुना वो तलवारबाजी और मैजिक में अच्छी है। और अब सेका टूर्नामेंट के प्राइज पूल की बात बताता है। जीतने वाले को तोले के भाव में पैसा मिलेगा और इसी के साथ रॉयल गार्ड को ज्वाइन करने का मौका भी मिलेगा। और अब अमू बातें बनाने लग जाती है और वो कहती है वो लड़की मेबल वो जरूर किसी नोबल परिवार से है और वो रिश्वत देकर ये टूर्नामेंट करने के लिए आई है। और इस बात को मेबल सुन लेती है और मेबल अमू के मुंह पर बात कह देती है कि तुम कमजोर हो इसीलिए तुम्हें नहीं चुना गया। और अमू मुस्कुराते हुए उसे सोल बैटल के लिए चैलेंज कर देती है। और साइका को भी ये बैटल देखनी थी, क्योंकि वो चाहता था कि अमू की भी प्रैक्टिस हो। अब मैच शुरू होते ही अमू उसके ऊपर टूट पड़ती है, जिसको मेबल ब्लॉक करके उसको पीछे धक्का दे देती है। और आखिर में वो अमू की तलवार को मोड़कर अपनी तलवार उसके पास छोड़कर वहां से चली जाती है। और अमू मेबल से कहती है कि तुम मैजिक यूज कर रही थी, जो कि साइका ने भी नोटिस किया था। वो लड़ाई में डार्क मैजिक का यूज कर रही थी। और अब मेबल अमू की इंसल्ट कर देती है और सेका को भी इस टूर्नामेंट से नाम वापस लेने को कहती है, अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो। और सेका कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। और मेबल भी वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम सेका को देखते हैं, जो कि मेबल के साथ में टूर्नामेंट के लिए जा रहा होता है। और उसके साथ ईफा और अमू भी जबरदस्ती आ गए हैं। और अमू ने तो अकेडमी से परमिशन भी नहीं ली थी। अमू मेबल की फाइट देखने के लिए जा रही थी। और ये सब सुनकर अमू का दिमाग खराब हो रहा था। और अमू कहती है कि तुम्हें अपने सीनियर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सब कुछ स्किल मैटर करता है। और वैसे भी मैं तुम्हारी ही एज की हूँ, भले ही मैंने अकेडमी में एडमिशन लेट लिया है, लेकिन ईफा बताती है कि वो उन सब में 1 साल बड़ी है। और अब जाके अमू को पता चला कि उसके इतने बड़े होने का राज क्या है। मेबल को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उनकी हरकतें एकदम बच्चों जैसी है। और तभी सेका कहता है कि हम बच्चे ही तो है। और आगे वो कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन वो चुप हो जाता है, क्योंकि मेबल सही तो कह रही है। और अब थोड़ी देर बाद वो लोग कैपिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ सफर के दौरान सेका को फिर से घबराहट होने लग जाती है। और सेका वहाँ पहुँचने के बाद भी खुद को ठीक महसूस नहीं कर रहा था। और इसी बात को लेकर ईफा और अमू उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन सेका उन्हें मना कर देता है, क्योंकि उसे फाइटिंग शेड्यूल देखना है। लेकिन मेबल उन्हें पहले ही यहाँ छोड़कर जा चुकी है। और अमू सेका को फिर से एक बग्गी बुक करने के लिए कहती है, क्योंकि बैटल फील्ड यहाँ से अभी दूर है। और बग्गी का नाम सुनकर सेका फिर से घबराने लग जाता है। अब बैटिंग फील्ड में पहुंचकर वो फाइटिंग शेड्यूल को देखते हैं, जिसके मुताबिक सेका और मेबल सारे मैच जीतते हैं तो उन दोनों का सामना सेमीफाइनल में होगा। और अब सेका आराम करने के लिए जा रहा था और ईफा भी उसके साथ चलने को कहती है, लेकिन सेका उसे मना कर देता है और उन्हें सिटी को एक्सप्लोर करने को कहता है। वैसे साइका ने आराम करने की बात झूठ गई थी, वो अपने टेलिस्मेंट से रिसर्च करने वाला था कि आखिर अकेडमी ने उसे क्यों भेजा है। और थोड़ी देर के बाद वो टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। इसमें अपोनेंट की हार तब हो जाएगी जब सामने वाला रिंग से बाहर या वो खुद हार मान ले। यहाँ सभी को
को एक एलिमेंट दिया गया है और ये सामने वालों के हमलों को मेजर करेगा और इसके ओवरलोड होते ही सामने वाले की जीत मान ली जाएगी। अब साइका का पहला मैच ही एक घमंडी बच्चे से था और वो बच्चा शुरू में ही साइका पर जानलेवा हमला कर देता है, जिसको साइका टेलिस्मैन से डॉज कर लेता है और मैच शुरू होते ही खत्म हो जाता है और किसी को पता ही नहीं चला कि यह मैच कब शुरू हुआ, क्योंकि सेका ने यहाँ टेलिस्मैन का यूज किया था। और उसके बाद वो शिकिगामी की मदद से वो अमू और इफा को ढूंढकर उनके पास बैठ जाता है और ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है अब अगला मैच ग्रेट वाटर यूजर बेलम और डरावने कायल के बीच में था। बेलम उसके सामने अपनी बॉडी का काबू खो देता है और कायल बिना किसी झिझक के उसे वहीं खत्म कर देता है और ये करते हुए उसकी बॉडी एक बार भी डगमगाई नहीं थी और लोगों ने भी उसे इस तरह एंजॉय किया। शायद इस दुनिया में किसी की मौत की कोई कीमत नहीं। कायल के पास बियर एवीआई है, जो भी उसकी आंखों की चपेट में आता है वो डर से वहीं जम जाता है। और अब अगला मैच साइका और एक गोलम यूजर के बीच में था। उसने अपने गोलम को एंटी मैजिक प्रोटेक्ट बनाया था, पर साइका अपनी शिकिगामी तमायाकी को बुलाता है और वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और सेका वहां से बचकर निकल जाता है। वो वहां से इसीलिए चला गया क्योंकि इस मैच में शिकिगामी यूज करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है और अगर साइका यहाँ पकड़ा जाता तो उसे इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता। और तभी कायल की ये फाइट देखते दौरान इफा काफी ज्यादा डर जाती है और वो नहीं चाहती कि सेका आगे और फाइट करे, पर सेका इफा को दिलासा देता है कि वो वन पीस में ही वापस आ जाएगा। और तभी अमू उससे पूछती है कि अगर तुम टूर्नामेंट जीत गए तो क्या तुम रॉयल गार्ड को ज्वाइन करोगे, तो सेका उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे इस सवाल की वजह क्या है। तो अमू उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाती और वो शर्माने लग जाती है। असल में ये दोनों काफी ज्यादा घबराए हुए हैं और ये नहीं चाहते कि सेका यहाँ पर और ज्यादा फाइट करे, लेकिन साइका के लिए यहाँ सरवाइव करना एक पप्पी के साथ खेलने जैसा है। और तभी इस टूर्नामेंट का अगला मैच स्टार्ट होता है जो कि मेबल का होता है और मेबल भी सेका की तरह काफी सारे मैच जीत कर आई थी और उसका ये मैच एक पावरफुल अर्थ मैच के साथ में था। और मैच स्टार्ट होते ही उसका अपोनेंट उस पर पत्थरों से हमला करता है, लेकिन मेबल उन पत्थरों के टुकड़े टुकड़े कर देती है और अब मेबल अपनी छोटी सुइयां निकालती है और ये सब देखकर वो जादूगर उसके सामने एक बहुत बड़ी पत्थर की दीवार बना देता है, लेकिन मेबल की सुइयां उस पत्थर की दीवार को तोड़ देती है। असल में यहाँ पर मेबल ग्रेविटी मैजिक का यूज कर रही है और वो ऐसा तब करती है जब वो अपनी सुइयां फेंकती है, जिससे वो सुइयां भारी होकर बहुत ताकतवर हो जाए। और अब नेक्स्ट सीन में वो उस जादूगर की छड़ी को तोड़कर उसे सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन जब टूर्नामेंट में मेबल की जीत को घोषित किया जा रहा था तब उसे हीरो बताया जा रहा था और ईफा और अमू ये देखकर हैरान हो जाते हैं और सेका भी नहीं जानता था कि मेबल को सेकंड हीरो कहा जाता है, क्योंकि मेबल भी वही वेपन यूज करती है जो कि हीरो यूज करती थी। अब रात का समय हो चुका था और एक लड़का अपने कबूतर से किसी को कुछ मैसेज भेजने ही वाला था, लेकिन सेका अपने शिकिगामी की मदद से उस कबूतर को पकड़ लेता है और साइका को शक है कि यह डीमन का जासूस है, पर वो लड़का अनजान बनकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन 2 कदम आगे जाते ही वो साइका पर हमला करने के लिए वापिस आता है, पर सेका अपने टेलिस्मैन की मदद से उसे पकड़ लेता है और अब वो उसे सब कुछ बताने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़का कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। और सेका भी उससे ज्यादा जबरदस्ती नहीं करता, वो अपने शिकिगामी सातोरी को बुलाता है जो किसी का भी मन पढ़ सकता है। और तभी सेका को पता चलता है कि इसको किसी फेल नाम के बंदे ने भेजा है ताकि वो मेबल क्रेन यानी हीरो पर नजर रख सके। उन्हें लगता है कि मेबल वही भविष्यवाणी वाली हीरो है क्योंकि वो एक लड़की है और उसके बाल भी लाल है, पर उनका यकीन इतना पक्का इसीलिए है क्योंकि उनके भेजे हुए डीमन और मॉन्स्टर उस एकेडमी से ही गायब हो गए। अब सातोरी का इतना अच्छा इस्तेमाल देखकर उसे एक गिफ्ट देता है, वो उसे उस आदमी को खाने के लिए कहता है और वो उसे खाने के बाद सेका का मन ही पड़ने लग जाता है। और ये देखकर साइका को अपने ही शिकिगामी पर गुस्सा आ जाता है। उसकी शिकिगामी सातोरी को भी बहुत डर लगता है और वो चुपचाप वापस वहाँ से चला जाता है। अब शिकिगामी के जाते ही सेका उस मैसेज को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ अलग ही लैंग्वेज में लिखा हुआ था, इसीलिए सेका उसे नहीं पढ़ पाता, तो वो उसे जला देता है। और वैसे भी वो एकेडमी वालों का प्लान पहले ही समझ चुका है। वो मेबिल को सबके सामने हीरो दिखाना चाहते हैं ताकि वो असली हीरो को डीमन से छुपा सके। और वैसे भी सेका ने डीमन और जासूस को मार दिया था और इसीलिए डीमंस को असली हीरो का पता ही नहीं है। पर सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर मेबल इस सब में राजी
क्यों है। सेका का अगला अपोनेंट नेक्रो मैनर यूजर है और सेका उसे एक ही बार में हरा देता है और मेबल भी अपना अगला मैच जीत चुकी थी और अब सेमीफाइनल में वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और मेबल फिर से सेका को धमकाती है और कहती है कि तुम अपना नाम वापस ले लो वरना मैं तुम्हें इस मैच में मार दूंगी। और तभी सेका कहता है कि इन लोगों ने टिकट के पैसे दिए हैं, अगर मैंने हार मान ली तो वो नाराज हो जाएंगे। और अगले सीन में यहाँ राइनस और काइल का मैच स्टार्ट होने वाला था। राइनस उन खास लोगों में आता है जिनमें ये चारों एलिमेंट है और जैसे ही मैच शुरू होता है हमें पता चलता है कि राइनस के पास लाइट एलिमेंट भी है जिससे वो अपनी बॉडी को पूरी तरह कवर कर सकता है और इसी वजह से काइल की आंखों का उस पर कोई भी असर नहीं होता। पर काइल के कदम अब भी नहीं रुकते और वो काइल के ऊपर हर तरह के मैजिक का यूज करता है लेकिन काइल को कुछ भी नहीं होता। असल में यहाँ पर काइल ने अपनी बॉडी को ग्रेविटी मैजिक से कवर कर लिया है और इसीलिए उस पर कोई भी हमले का असर नहीं हो रहा। और अब राइनस परेशान होकर अपनी तलवार से हमला करने के लिए जाता है पर काइल उसकी शैडो को पकड़ लेता है जिससे वो एक ही जगह पर थम जाता है और काइल बस उसे मारने ही वाला था लेकिन उससे पहले ही जज उसकी जीत को घोषित कर देते हैं और इसी तरह राइनस की जान बच जाती है। और अब हमें पता चलता है कि कल आखिरी मैच है, वो भी मेबल और सेका के बीच में। और तभी यूकी सेका से पूछती है कि तुम कल के मैच को हारोगे या फिर जीतोगे, तो सेका उसे बिना जवाब दिए ही सोने की कोशिश करता है तो यूकी उससे चिपक जाती है और तभी सेका को अपने शिकिगामी से पता चलता है कि ऊपर से हमला होने वाला है तो वो यूकी को लेकर तुरंत साइड पर हट जाता है। वो हमला मेबल ने किया था क्योंकि वो सेका को मारने के लिए आई थी और वो दोनों लड़ते हुए खिड़की से नीचे गिर जाते हैं। वह सेका पर अपने डिगर से जानलेवा हमला करता है लेकिन सेका अपने टेलिस्मेन की मदद से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। अब सेका को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पीछे नहीं हटने वाला था लेकिन तभी एक शराबी अंकल उनके बीच में आ जाते हैं और मेबल उन अंकल पर भी हमला कर देती है और सेका का ध्यान भटकते ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन सेका उसे फिर एक बार पकड़ लेता है पर वो उसे मारने के लिए नहीं आया था, वो बस उससे थोड़ी बातें करना चाहता है। और तभी हमें पता चलता है कि वो सेका को मारने के लिए नहीं आई थी, बस वो सेका को घायल करना चाहती थी जिससे वो कल के टूर्नामेंट में हिस्सा ना ले पाए क्योंकि कोई रीजन है कि उसे कल का मैच जीतना ही होगा और इसके लिए वो सेका की जान भी ले सकती है। और एक बार फिर वो सेका को पीछे हटने के लिए कहती है पर सेका उसे सब बता देता है कि असली हीरो कौन है। पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, अगर तुमने मुझे ये सच बता दिया तो मैं कल पीछे हट जाऊंगा। और वो बताती है कि उसकी तकदीर में कायल के हाथों मरना लिखा है ताकि डीमंस को लगे कि हीरो का खात्मा हो चुका है। और फिर ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में मेबल सेका को बताती है कि द रंग रॉक मर्चेंट एसोसिएशन जहाँ से कायल आया है, असल में ये एसोसिएशन गरीब गुलाम बच्चों को एक परफेक्ट मिशनरीज बनाता है, यानी उन्हें हत्या करने पर मजबूर करते हैं। कायल और मेबल दोनों उसी जगह से आए हैं। ये एसोसिएशन बच्चों को परफेक्ट मिशनरी बनाने के लिए उनके दिमाग को खोलकर उस पर एक जादू करते हैं जिससे वो बच्चे अपने सारे इमोशन खो देते हैं और उसके बाद वो काफी खतरनाक हत्यारे बन जाते हैं। इन बच्चों का इस एसोसिएशन में 4 बच्चों का ग्रुप होता है जो बचपन से साथ ही बड़े होते हैं और बड़े होते के साथ उनमें से एक ही खतरनाक हत्यारा बनता है जो कि अपने बच्चे 3 टीममेट को मार देता है। लेकिन मेबल बताती है कि कायल मुझे मारने ही वाला था लेकिन तभी मुझे बचा लिया गया और किसी दूसरी जगह पर भेज दिया गया और मेबल को सिर्फ आज के लिए बचाया गया था ताकि कायल उसे मारे जिससे कायल का नाम पूरे एसोसिएशन में फेमस हो जाए। और मेबल बताती है कि कायल ने जिन लोगों को मारा था उसमें एक मेरा भाई भी था जिसका बदला वो कायल को मारकर लेना चाहती है। पर सेका ये समझ चुका था कि कायल ही उसका भाई है और मेबल के ये बाल भी असली नहीं है, इन पर डाई की गई है। अब मेबल सोचती है कि अब साइका सब कुछ जान ही चुका है तो मेबल उसे उस वादे के बारे में भी बता देती है जो कायल ने उसे मिशनरी बनने से पहले लिया था। कायल ने कहा था कि कभी अगर वो खुद वो ना रहे तो मेबल उसे आजाद कर दे। अब सेका ने फैसला कर लिया है कि फाइनल्स में वो कायल के साथ लड़ेगा। मेबल को इसके लिए मरने की कोई जरूरत नहीं और उसका भाई भी चाहता होगा कि मेबल अपनी जिंदगी जिए। और सेका मेबल से कहता है कि तुम मेरे साथ एकेडमी चलोगी, वहाँ मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अब मेबल सेका की बात मान लेती है पर मेबल सेका से कहती है कि कल के मैच में मैं तुम्हें हरा कर दिखाऊंगी। अब नेक्स्ट सीन में उनका मैच स्टार्ट हो जाता है और इस बार मेबल अपना असली हथियार लेकर आई थी और मैच के शुरू होते ही मेबल
मेबल साइका के सामने से गायब हो जाती है और शेका के पीछे से हमला करती है, जिससे शेका बच जाता है। और फिर मेबल अपनी कुल्हाड़ी से शेका को काट देती है, लेकिन शेका अपनी पूरी बॉडी को टेलिस्मैन से रिप्लेस कर देता है और अपने मैजिक से मेबल के हथियार को बहुत ही ज्यादा भारी कर देता है। और अब मर्करी मेटल से मेबल को पकड़ लेता है और उसी के हथियार को उसकी गर्दन पर रख देता है। और तभी अनाउंस हो जाता है कि शेका यह मैच जीत चुका है। और अब अगला और फाइनल मैच था कायल और शेका के बीच में। अब कायल शेका को देखकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसका सामना तो मेबल के साथ होने वाला था। अब साइका उसे हुक्म देता है कि जब वो इस मैच को हारेगा तो वो अपनी छोटी बहन से माफी मांगेगा। अब जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, कायल अपनी इविल आई का यूज करता है, लेकिन उससे पहले ही शेका वहाँ पर लाल कलर का धुआं फैला देता है, क्योंकि शेका नहीं चाहता कि कोई उन दोनों की फाइट को देखे। अब शेका कायल पर कुछ ज्यादा मैजिक नहीं दिखा रहा था, लेकिन शेका को भी लगने लगा था कि इससे कायल का कुछ भी नहीं होगा। तो शेका अपनी शिकिगामी ओशी ओनी को बुलाता है और वो शिकिगामी कायल को नीचे पटक देता है। अब शेका कायल के पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि कायल के ऊपर कर्ज फैल रहा है। तो शेका उसके चारों तरफ बैरियर क्रिएट कर देता है, जिसके अंदर कर्ज नहीं फैलना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसके अंदर कर्ज फैलने लग जाता है। शेका और कुछ करने ही वाला था, तभी कायल शेका का हाथ पकड़ लेता है और उसे कुछ कहता है जो हमें नहीं बताया जाता। और कहने के तुरंत बाद कायल की मौत हो जाती है। साइका को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सारे टेलिस्मैन को निकाल कर कुछ करने ही वाला था। और वो सोचता है कि मैं अपने पिछले जन्म में काफी ज्यादा पावरफुल था, मैं मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता था। और वो कायल को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। तभी यूकी कहती है कि तुम ऐसा मत करो, अगर तुमने इसे जिंदा कर दिया तो तुम वापिस से लोगों की नजरों में आ जाओगे, लेकिन तुमने कसम खाई थी कि इस बार तुम ताकतवर तो बनोगे लेकिन लोगों की नजरों में नहीं आओगे। और ये सुनकर शेका वहीं थम जाता है। अब नेक्स्ट सीन में शेका अपना मैच जीत चुका था, लेकिन उसने रॉयल गार्ड ज्वाइन नहीं किया। उसके बदले उसे टॉफी और पैसा मिल गया। और जब लोग कायल की बॉडी को उठाने गए तो उन्हें कायल की बॉडी मिली ही नहीं। और शेका ने कहा था कि मेरे मैजिक की वजह से कायल की बॉडी गायब हो गई है, लेकिन शेका ने उस बॉडी को पास ही में दफना दिया था। और शेका मेबल को बताता है कि कायल अपने आखिरी वक्त में उससे लीफ और क्लोवर के लिए माफी मांग रहा था। लीफ और क्लोवर मेबल का एक हेयर पिन था जो कि कायल के हाथों टूट गया। और तभी शेका मेबल की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। और नेक्स्ट सीन में शेका मेबल और अमू को सब कुछ बता देता है सिवाय असली हीरो के। और तभी अमू सोल फाइटिंग के लिए मेबल को चैलेंज कर देती है, लेकिन मेबल उसे मना कर देती है। पर अमू उससे फाइट करना चाहती थी, इसलिए वो जबरदस्ती करने लग जाती है। और उसके बाद अमू भी ग्रेविटी मैजिक का यूज करके मेबल को हरा देती है और खुद भी गिर जाती है और हंसते हुए बोलती है कि मैं भी डार्क मैजिक यूज कर सकती हूँ। और अपना हाथ मेबल की तरफ बढ़ाते हुए उसे अपना प्रैक्टिस पार्टनर बनाने के लिए कहती है। और इस बात के लिए मेबल मान जाती है और अब वो अकेडमी के लिए निकल जाते हैं। अब शेका को यह भी पता चल चुका था कि उसकी प्रिंसिपल ने उसे मेबल को बचाने के लिए ही वहाँ भेजा था। उस एसोसिएशन ने मेबल को प्रिंसिपल को ही भेजा था ताकि वो उसे हीरो बनाकर कायल के हाथों मरवा सके, जिससे एसोसिएशन का इकलौता कायल फेमस हो जाता। लेकिन प्रिंसिपल को मेबल के लिए बहुत बुरा लगता, इसीलिए शेका को उन्होंने मेबल के साथ भेजा था। और ये प्रिंसिपल इतनी लंबी जिंदगी जी चुकी है कि वो देखकर ही बता सकती है कि कौन कितना पावरफुल है। आखिरी बार जब उन्हें अपनी एज याद थी वो 300 साल की थी। उसके बाद उन्होंने अपनी उम्र काउंट करना बंद कर दिया था। अब नेक्स्ट सीन में हम अकेडमी के सीन को देखते हैं, जहाँ मेबल का टीचर शेका होता है, लेकिन वो मेबल के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट था, इसलिए वो उससे पढ़ना नहीं चाहती। और हम देखते हैं कि मेबल ने अपने बालों के कलर को पहले जैसा कर दिया है। मेबल ईफा को उसे बचाने के लिए कहती है, लेकिन ईफा के हिसाब से तो शेका उस पर नरमी दिखा रहा है। और ये सुनकर मेबल का रोने का मन कर रहा था। और ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम अमू को देखते हैं, जो कि उन सभी से कहती है कि कल से समर ब्रेक स्टार्ट होने वाला है, तो क्या तुम अपने अपने घर जाओगे। तभी शेका कहता है कि नहीं, मुझे एक अर्जेंट रिक्वेस्ट मिली है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाकर ड्रैगन्स पर इन्वेस्टिगेट करना है। और तभी शेका बताता है कि ये रिक्वेस्ट मेरे डैड को मिली थी, लेकिन वो अभी काम में थोड़े बिजी हैं, इसीलिए वो मुझे भेज रहे हैं। अब ये बात सुनकर अमू और मेबल उसके साथ जाना चाहते थे, लेकिन शेका उन्हें मना कर देता है। और उसके बाद शेका ईफा से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी, तो ईफा उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक प्रिंस था। अब वो प्रिंस शेका के पास जाता है और उसे कहता है कि तो तुम शेका हो। और तभी हमें पता चलता है कि ये ऑस्ट्रेलिया का इकलौता प्रिंस है जिसका नाम प्रिंस एजेलियो। और तभी शेका उनसे कहता है कि आपको आने की क्या जरूरत थी, मुझे ही बुला लेते। तो एजेलियो बताता है कि मैं इस अकेडमी को देखना चाहता था, इसलिए मैं खुद ही यहाँ आ गया। और तभी वो प्रिंस ईफा को देखता है और उससे अपना नाम पूछता है। वो प्रिंस ईफा का हाथ पकड़कर उसे प्रपोज कर देता है और उसे हेरम को ज्वाइन करने के लिए कहता है। और ये देखकर वहाँ पर खड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन ईफा उसे मना कर देती है और वो कहती है कि मैं शेका की दासी हूँ। और ये
ये सुनकर वह प्रिंस कहता है कि अगर ऐसी बात है तो सेका जितनी प्राइस बोलेगा मैं उतनी प्राइस पे तुम्हें खरीदने के लिए तैयार हूँ। अब सेका कुछ कहने ही वाला था, तभी उस प्रिंस के साथ वाली लड़की कहती है कि हमें किसी सेपरेट जगह पर जाकर बात करनी होगी। और अब नेक्स्ट सीन में वो एक दूसरी जगह पर होते हैं। अब प्रिंस सेका से कहता है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। और सेका कहता है कि मुझे बता तो दिया है, लेकिन क्या तुम मुझे और गहराई से बता सकते हो। और तभी प्रिंस उसे उन ड्रैगन के बारे में बताने लग जाता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में थे। और वो कहता है कि ड्रैगन्स हमारे साथ में ही रहते आ रहे हैं और उन्होंने हमारे अपोनेंट के खिलाफ भी फाइट की थी, लेकिन पिछले साल से ही वो कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं और वो रोज हमला करते हैं जिससे आए दिन कोई ना कोई तो मरता ही है। और ये सुनकर सेका उससे कहता है कि वो ड्रैगन तुम्हारे साथ क्यों रहते हैं। तो प्रिंस बताता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन कहानियों के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन रॉयल फैमिली ने उस ड्रैगन को अंडे में से हेज करवाया था। और प्रिंस कहता है कि ये तो बस एक कहानी है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करो। अब उनकी बात खत्म हो जाती है और नेक्स्ट सीन में सेका जब वहाँ से जा रहा था तब मेबल और अमू उसे झाड़ियों में खींच लेते हैं और वो पूछते हैं कि वहाँ पर क्या क्या हुआ, हमें बताओ, कहीं तुम ईफा को बेच तो नहीं रहे। तो सेका कहता है कि मैं तो उसे नहीं बेच रहा, लेकिन अगर वो खुद जाना चाहेगी तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। और तभी अमू कहती है कि वो खुद से कभी भी नहीं जाएगी और तुम इस बारे में उसके सामने बात भी मत करना, वरना वो नाराज हो जाएगी। अब 2 दिन बाद के सीन को देखते हैं जहाँ ईफा और सेका ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाते हैं, लेकिन सेका की हालत फिर से खराब होने लग जाती है क्योंकि उसे सफर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और वो कहता है कि मुझे ठीक होना होगा क्योंकि मुझे काफी कम चांस मिलते हैं दूसरी कंट्री को देखने का। अब ईफा सेका को बताती है कि प्रिंस ने ईफा को अपनी बग्गी में इनवाइट किया था, लेकिन वो सेका के साथ आ गई क्योंकि ईफा को ऐसा लग रहा था कि प्रिंस मजाक कर रहे हैं, लेकिन सेका को सब पता था। अब उनको जाते हुए पूरे 9 दिन हो चुके थे और 9 दिन बाद वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके थे। वो जैसे ही बग्गी से उतरते हैं एक बहुत बड़ा ड्रैगन उन पर हमला कर देता है और तभी वहाँ पर एक लावा टाइगर आता है जो उस ड्रैगन को वहाँ से भगा देता है। और तभी वो ईफा के ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन सेका अपने मैजिक क्रिस्टल से उस टाइगर को पकड़ लेता है, लेकिन वो लावा टाइगर इतना गर्म था कि वो क्रिस्टल पिघलने लग जाते हैं। अब वो टाइगर सेका के ऊपर हमला करने ही वाला था, तभी एक चेन आकर उस टाइगर को पकड़ लेती है। असल में ये उस दूसरे लड़के का शिकिगामी है जिसे प्रिंस ने ही अपने काम पर रखा है। उसका काम है कि वो प्रिंस को ड्रैगन से बचाए, लेकिन उस लड़के का बर्ताव मेहमानों के लिए अच्छा नहीं था तो प्रिंस को गुस्सा आ जाता है। जैक प्रिंस को बताता है कि वो मजबूर है क्योंकि अब ड्रैगन्स ने आम इंसानों पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। अब प्रिंस साइका और जेब्ट को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है। अब सेका प्रिंस से कहता है कि आपने एक हथियारे को क्यों रखा है। तो प्रिंस बताते हैं कि वो इन सभी ड्रैगन्स को मरवाने वाले हैं क्योंकि प्रिंस को बस यही रास्ता नजर आ रहा है। पर साइका को डर था कि अगर कुछ ड्रैगन्स बच गए तो वो दूसरी कंट्री में भी आतंक मचा सकते हैं। जेब्ट को लगता है कि सेका उसकी क्षमता पर शक कर रहा है, तो जेब बताता है कि उसने 1000 से भी ज्यादा ड्रैगन को मारा है। और इसी बात पर उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। तो प्रिंस जेब को अपने आदमियों के पास भेज देता है और प्रिंस सेका को इस मसले से दूर रहने के लिए कहता है। और अब सेका ईफा के पास जाकर उस पर भड़क जाता है क्योंकि ईफा ने अपने बचाव के लिए थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की। और तभी सेका ईफा को समझाता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसीलिए तुम्हें अपना बचाव खुद करना होगा। और तभी ईफा रोते हुए सेका से माफी मांगती है। अब प्रिंस सेका को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सेका प्रिंस से कहता है कि आप इस मसले से दूर रहो। और अब थोड़ा आगे चलकर सेका को भी एहसास होता है कि उसने ईफा को कुछ ज्यादा ही डांट दिया, लेकिन ये ईफा के लिए बहुत जरूरी था क्योंकि ऐसा एक वक्त उसकी जिंदगी में भी आया था जब सेका के ही मॉन्स्टर ने उसी के स्टूडेंट को खा लिया। तो वो नहीं चाहता कि ईफा भी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ऐसे दौर से गुजरे। अब अगले दिन ईफा और सेका ड्रैगन्स के बारे में लिखी हुई कुछ किताबों को देख रहे थे और तभी सेका देखता है कि ड्रैगन्स के बारे में एक किताब में 150 साल पहले कुछ लिखा गया है। किताब के मुताबिक रानी ने अंडा हेज कराया या नहीं इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन जब ये किताब लिखी जा रही है तब ड्रैगन इंसानों के साथ ही रहता था। और एक दिन फीमेल ड्रैगन कहीं से आई और वो दोनों एक साथ पहाड़ों पर रहने लगे। ठीक इसके 50 साल बाद उनका बर्ताव अचानक चेंज हो गया। उन्होंने किंगडम में वही सब करना शुरू कर दिया जो वो आज कर रहे हैं। असल में उन ड्रैगन ने एक बच्चे को जन्म दिया था और उसी के पालन पोषण के लिए वो जानवरों पर हमला कर रहे थे। पर जब ड्रैगन के बच्चे बड़े होते हैं वो अपने घोंसले को छोड़ देते हैं, जिसके 50 साल बाद फीमेल ड्रैगन की उम्र पूरी हो गई और उसकी मौत हो गई। तो ईफा सेका से कहती है कि क्या उस ड्रैगन ने फिर से अंडा दिया है, और वो कहती है कि शायद ये इम्पॉसिबल है क्योंकि फीमेल ड्रैगन की तो मौत हो चुकी है। और इसी चीज का जवाब सेका भी जानना चाहता था और वो फैसला करता है कि वो उस पहाड़ के ऊपर जाएगा। और ईफा को सेका की चिंता थी, इसीलिए वो भी सेका के साथ जाना चाहती थी, लेकिन सेका को पता है कि वहाँ पर ज्यादा खतरा हो सकता है, इसीलिए वो ईफा को मना कर देता है। और अब नेक्स्ट सीन में रात के टाइम पे सेका अपने नोट्स बना रहा था, तभी ईफा उसके कमरे में आती है। वो बहुत ही डरी हुई थी क्योंकि
प्रिंस की मेड ने उसे बताया कि प्रिंस ने ईफा को उसके कमरे में बुलाया है और इसी बात पर शेका उसे अपने कमरे में ही सोने के लिए कहता है। पर ईफा को यह बात अच्छी नहीं लगती कि शेका उसके लिए जमीन पर सोए, तो वो दोनों एक साथ ही बेड पर सो जाते हैं। पर ईफा को नींद ही नहीं आ रही थी और तभी अचानक शेका ईफा से कहता है कि क्या तुम प्रिंस के हैरम को ज्वाइन करोगी। लेकिन ईफा ज्वाइन करने से मना कर देती है। तो शेका कहता है कि तुम सच बोल सकती हो और ये सुनकर ईफा हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि शायद शेका कल की बात से नाराज है और ईफा वादा करती है कि वो और ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश करेगी। शेका कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, अगर तुम प्रिंस के हैरम को ज्वाइन करोगी तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। और शेका कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेला तो हो जाऊंगा, पर एक दिन तो हम दोनों के रास्ते अलग हो ही जाएंगे। पर ईफा इस चीज का जवाब नहीं दे पाती और चुपचाप सो जाती है। अब जैसे ही सुबह होती है, शेका के उठने से पहले ही ईफा वहाँ से जा चुकी थी। तो यूकी शेका को बताती है कि कल तुम ज्यादा ही रूट हो गए थे। पर शेका को नहीं लगता कि उसने कुछ भी गलत बोला था। यूकी उसे फिर एक बार बताती है कि ईफा उससे प्यार करती है। और नेक्स्ट सीन में शेका प्रिंस से कल रात के बारे में बात करने के लिए जाता है। तो प्रिंस बताता है कि वो ईफा से सिर्फ कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन ईफा आई ही नहीं। शेका प्रिंस से कहता है कि आखिर आप ईफा को अपना हैरम ज्वाइन क्यों करवाना चाहते हो। असल में प्रिंस ईफा की खूबसूरती का दीवाना है और उसे इस चीज का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि शेका और ईफा एक दूसरे के कितने करीब है। और तभी प्रिंस कहता है कि तुम ईफा को मुझे बेच दो, लेकिन शेका प्रिंस को साफ साफ मना कर देता है। और शेका कहता है कि अगर ईफा खुद से चाहती है तो वो तुम्हारे पास आ सकती है। और तभी शेका प्रिंस को बताता है कि वो पहाड़ पर जा रहा है कुछ रिसर्च करने के लिए। प्रिंस को इसी बात पर एक मौका दिखता है और शेका को इसी बात का डर था। और अब नेक्स्ट सीन में शेका ईफा से कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो ईफा उससे कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। और उसके बाद शेका वहाँ से चला जाता है और तभी ईफा वापिस से अंदर जाने लगती है। उसके सामने प्रिंस की मेड आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। और अब वो मेड ईफा को टेरिस पर ले जाती है और वो बताती है कि इस जगह पर काफी ज्यादा माना मिलता है जिसे ड्रैगन्स इतने सालों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो जानती थी कि ईफा के आसपास काफी सारे एलिमेंटन घूम रहे हैं और ईफा उन्हें छिपा रही है। ये सब इसीलिए जानती है क्योंकि उसे पता है कि ईफा एल्फ वंशज से है, जिसके बारे में ईफा खुद भी नहीं जानती थी। और तभी वो उसे प्रिंस के हैरम को ज्वाइन करने के लिए कहती है क्योंकि वो अभी जिसके साथ रह रही है वो असल में एक मॉन्स्टर है। ईफा को उसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तो एल्फ बताती है कि डीमन से हमेशा एलिमेंटल दूर रहते हैं और यही वजह है कि एलिमेंटल शेका से दूर रहते हैं और उसे अवॉइड करते हैं। ईफा को पूरा यकीन था कि भले ही वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन है वो इंसान ही, क्योंकि वो शेका को बचपन से जानती है। तो एल्फ उससे पूछती है कि क्या तुम उसके मॉम डैड के बारे में जानती हो। और ईफा जो उसके डैड के बारे में तो जानती है, लेकिन शेका की मॉम को उसने कभी नहीं देखा। तो एल्फ कहती है कि तुम किस यकीन से कह सकती हो कि शेका की मॉम डीमन नहीं हो सकती। और ये सुनकर ईफा भी काफी ज्यादा सोचने लग जाती है और एल्फ कहती है कि तुम अपने खतरनाक मास्टर को छोड़ दो। और तभी ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम शेका को देखते हैं जो कि अपने जायंट सेंटापीड से उस ड्रैगन के नेस्ट के पास पहुंचता है और शेका को देखकर वो ड्रैगन उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन शेका एक बैरियर क्रिएट कर देता है जिससे वो बच जाता है और अब वो ड्रैगन उड़कर उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन शेका अपनी बॉडी को दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देता है और फिर शेका एक डीमन को बुलाता है और वो डीमन ड्रैगन के पास जाकर चिल्लाता है। तो ड्रैगन अपना सर हिलाकर डीमन को नीचे भेज देता है और फिर वो डीमन वहाँ से चला जाता है। और अब शेका अपने मैजिक से उस ड्रैगन को एक नेट से कवर कर लेता है। शेका उस अंडे के पास जाने लगता है और तभी यूकी शेका से कहती है कि ये क्या है। तो शेका बताता है कि ये ड्रैगन का अंडा है। तो ये सुनकर यूकी कहती है कि यहाँ पे तो सिर्फ मेल ड्रैगन है, तो उसने अंडा कैसे दिया। तो शेका बताता है कि फीमेल ड्रैगन 50 साल पहले ही मर चुकी है। इस ड्रैगन ने अंडा देने के लिए मेल से फीमेल में कन्वर्ट किया है। और तभी शेका बताता है कि काफी फिश भी अपने एनवायरमेंट को देखकर अपना जेंडर बदल लेती है और इस ड्रैगन ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया होगा। और अब शेका सोचता है कि अब मैं इस अंडे का क्या करूं। और शेका उस एग को रोटेट करने लग जाता है और कहता है कि कभी कभी एग को रोटेट करना अच्छा रहता है। अब नेक्स्ट सीन में हम एल्फ को देखते हैं जो कि ईफा को हैरम दिखाने के लिए लाई थी और वो ईफा को बताती है कि यहाँ पर भी अकेडमी की तरह काफी सारे बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ से लड़कियों की तैयारी भी हो जाती है गवर्नमेंट जॉब करने के लिए। और यहाँ पर ज्यादातर क्वीन और प्रिंसेस ही आती है और वो बताती है कि प्रिंस की मॉम भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और यहाँ के सभी लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। प्रिंस को चिंता है कि क्या वो कभी अपनी मॉम की तरह बन पाएगा और इसी वजह से प्रिंस ड्रैगन के बारे में कुछ करना चाहते हैं और वो अपने लिए एक अच्छी वाइफ ढूंढ रहे हैं। वो बहुत ही अच्छे इंसान है। वो जब छोटे थे तब से मैं उन्हें जानती हूँ। और अब वो ईफा से पूछती है कि क्या तुम उनके साथ रहकर उन्हें सपोर्ट करना चाहोगी। और ये सुनकर ईफा सोच में पड़ जाती है। और इधर हम शेका को देखते हैं जो कि अपने फायर मैजिक से उस अंडे को गर्म रखने की कोशिश कर रहा होता है और शेका यूकी से कहता है
है कि अब हमें घर जाना चाहिए और सभी को बता देना चाहिए कि ये ड्रैगन खतरनाक नहीं है। अब शेखा वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन वो ड्रैगन अपनी पूंछ से उसे पकड़ लेता है और तभी शेखा सोचता है कि ये ड्रैगन हमें यहाँ से नहीं जाने देगा। और अब हम एल्फ को देखते हैं जो कि ईफा को प्रिंस के पास ले आती है। अब प्रिंस के पास खड़ा एक आदमी जिसका नाम घूस होता है, वो कहता है कि ये लड़की क्यूट तो है, मैं इसका इतना प्राइस दे सकता हूँ। और तभी प्रिंस वो कागज अपने दूसरे पास में खड़े आदमी को जिसका नाम कर्टिस होता है उसे दिखाता है और कहता है कि क्या तुम इतने प्राइस में इसे खरीदोगे? तो कर्टिस हाँ बोल देता है और अब वो प्रिंस काफी सारे पैसों को टेबल पर रखता है और ये देखकर ईफा कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो प्रिंस उसे बताता है कि अब तुम फ्री हो, वैसे ये काम गवर्नमेंट ऑफिस में होना चाहिए था, लेकिन मैंने पैसे देकर तुम्हें फ्री कर दिया है। तो अब ईफा उसे बताती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें पहले शेखा से पूछना होगा। तो प्रिंस कहता है कि शेखा मुझे मना नहीं करेगा, अगर उसने मना कर भी दिया तो मैं उसे काफी सारे पैसे दे दूंगा जिससे वो मान ही जाएगा। और वो प्रिंस कहता है कि एल्फ ने मुझे बता दिया है कि शेखा तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। और ये सुनकर ईफा कहती है कि मैं फ्री नहीं होना चाहती, मैं खुद से डिसाइड करूंगी मुझे क्या करना है। और तभी कर्टिस प्रिंस से कहता है कि सारा काम हो चुका है, बस इसके सिग्नेचर चाहिए। अब प्रिंस अपने गार्ड को बुला लेता है जो कि ईफा को पकड़ लेते हैं। अब ईफा काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो उनसे लड़ने के लिए अपना मैजिक इस्तेमाल करने ही वाली थी, लेकिन तभी एल्फ वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर देती है जिसके अंदर ईफा कोई भी मैजिक यूज नहीं कर सकती। और वो अपने मैजिक से ईफा की उंगली पर एक कट लगा देती है और उससे जबरदस्ती सिग्नेचर करवाने लगती है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर वही ड्रैगन आ जाता है जिसके ऊपर शेखा बैठा हुआ था और शेखा उन सभी को बताता है कि मैंने इस ड्रैगन से दोस्ती कर ली है। और ये देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और शेखा बताता है कि मुझे एक ऐसे पर्सन की जरूरत है जिसे फायर मैजिक आता हो ताकि वो उस अंडे को गर्म रख सके। शेखा ईफा से कहता है कि तुम्हें भी फायर मैजिक आता है, तुम मेरे साथ चलो। और अब ईफा दौड़ते हुए शेखा की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी वो एल्फ उसे बुलाती है और कहती है कि तुम मत जाओ। अब ईफा रुक कर कहती है कि मैं शेखा के साथ जा रही हूँ क्योंकि मैं शेखा से प्यार करती हूँ। ईफा और शेखा वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ रास्ते में ईफा शेखा से कहती है कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। लेकिन शेखा को कुछ भी नहीं पता था कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि उस बेरियल के अंदर कोई भी कुछ भी नहीं देख सकता। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों ड्रैगन के अंडे के पास पहुँचते हैं, तभी वहाँ पर अचानक से वो लावा टाइगर आ जाता है जो उन दोनों पर हमला कर देता है। तो शेखा अपने मैजिक पावर से उस टाइगर को वहीं रोक लेता है और तभी हमें पता चलता है कि इस टाइगर को जैक ने भेजा है और जैक के साथ उसके बाकी के लोग भी मौजूद है। तो शेखा उससे कहता है कि मुझे पता चल गया कि तुम्हें शुरू से ही ये अंडा चाहिए था। और तभी जैक बताता है कि अंडा मिलने के बाद मैं यहाँ से दूर जाने वाला था और वो प्रिंस कितना बेवकूफ है, उसने मेरी सारी बात मान ली और अब जो तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पता चल चुका है तो अब तुम्हें मरना होगा। और उसके बाद वो लावा टाइगर को ऑर्डर दे देता है उन दोनों को मारने के लिए। वो टाइगर उन दोनों पर हमला करने वाला था, तभी वहाँ पर एक पानी का फुहारा आता है जिसकी वजह से वो टाइगर उड़ता हुआ पीछे गिर जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि ये अटैक ईफा ने किया था। और शेखा ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी जैक को गुस्सा आ जाता है। वो अपने टाइगर और उन सभी लोगों को शेखा पर हमला करने के लिए कहता है। तो तभी शेखा अपने मैजिक की मदद से उस लावा टाइगर को पूरी तरह से गायब कर देता है। और ये देखकर जैक डर जाता है और वो कहता है कि तुम कौन हो। और तभी शेखा बताता है कि मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्सरेस हूँ। अब वो आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वो ड्रैगन वहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर वो सभी लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन शेखा वाइन जसू का यूज करके उन सभी को पकड़ लेता है। और तभी जेब कहता है कि तुम मुझसे पंगा मत लो, तुम्हें यह भारी पड़ेगा। लेकिन तभी ईफा उसकी स्पेल बुक जला देती है और ये देखकर शेखा ईफा की तारीफ करता है और कहता है कि तुमने वाटर मैजिक भी सीख लिया। और ये सुनकर ईफा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम शेखा को देखते हैं जो कि सारी बात प्रिंस को बता देता है और प्रिंस अपने गार्ड को बुलाकर उन सभी को कारागाह में डला देता है। और अब वो प्रिंस शेखा से पूछता है कि तुम्हें वहाँ पर क्या सबूत मिला। तो शेखा प्रिंस को बताता है कि उस ड्रैगन ने एक अंडा दिया था, इसलिए वो अलग बिहेव कर रहा था। ड्रैगन ने सिर्फ मुझे एक्सेप्ट किया क्योंकि मैं उसके अंडे का ख्याल रख रहा था। और रिजल्ट ये है कि वो जो कहानी थी कि अंडे में से ड्रैगन निकला, वो कहानी एकदम सच है। ड्रैगन के लिए इंसान उसके पेरेंट्स जैसे हैं, इसीलिए वो इतने समय से यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ड्रैगन की हेल्प करो उसके अंडे को हेज कराने के लिए, जिससे वो ड्रैगन वापिस से इस जगह को प्रोटेक्ट करने लगेगा। लेकिन तभी प्रिंस कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, यहाँ के लोग नहीं मानेंगे। और वो शेखा से कहता है कि तुम उस ड्रैगन को मार दो, जब तुम वापस उसके नेस्ट में जाओगे तब उसे पॉइजन दे देना जिससे वो मर जाएगा। तो शेखा प्रिंस से कहता है कि आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं। तो प्रिंस कहता है कि मैं यहाँ का प्रिंस हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन शेखा साफ मना कर देता है कि मैं उस ड्रैगन को नहीं मारूंगा। और अब प्रिंस काफी ज्यादा गुस्से में अपने गार्ड को बुला लेता है और शेखा को जेल में डालने का हुक्म देता है। और प्रिंस उस पर झूठा इल्जाम लगाता है और कहता है कि तुम पर शक है कि तुमने मैजिक का यूज करके ड्रैगन को अपने वश में किया है, इसलिए तुम्हें बंदी बनाया जाता है। और अब ये सुनकर शेखा कहता है कि चुप रहने में ही भलाई है। और वो प्रिंस ईफा के पास जाकर कहता है कि अब तुम फ्री हो, तुम्हें शेखा के ऑर्डर मानने की कोई भी जरूरत नहीं, अब तुम यहाँ की एक सिटीजन हो। और प्रिंस अपना हाथ ईफा
ईफा की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि अब से तुम मेरे साथ रहोगी। लेकिन तभी शेका बीच में आकर उसे कहता है कि तुम आखिर क्या करना चाहते हो। मैं इतनी देर से इसीलिए चुप था कि मैं नहीं चाहता कि हमारी कंट्रीज आपस में फाइट करे, लेकिन तुम्हें तो बस ईफा चाहिए। तुम अपना काम सिर्फ लड़कियों से करवाते हो। तुम एक छोटे से बच्चे हो क्या? और शेका कहता है कि मैं कभी भी ईफा को तुम जैसे बच्चे के पास में नहीं जाने दूंगा। और ये सुनकर वो सभी लोग चुप हो जाते हैं और शेका भी सोचता है कि मैंने ज्यादा बोल दिया। और तभी कोने में एल्फ हंसने लग जाती है और वो पास में आकर कहती है कि चलो इस लड़ाई को यहीं पे खत्म करते हैं। तो वो ईफा से कहती है कि तुम बताओ तुम कैसा फील करती हो। तो ईफा बताती है कि मैं आपके हेरम में नहीं आना चाहती, मैं वापस एकेडमी जाऊंगी। और ये सुनकर प्रिंस काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और अब वो एल्फ भी शेका से माफी मांगती है और उसे थैंक यू बोलती है उनकी हेल्प करने के लिए। जिसके बाद वो ईफा से कहती है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। अब अगले सीन में हम उन दोनों को देखते हैं जो कि एक दूसरे रूम में आ चुके हैं और एल्फ ईफा से पूछती है कि क्या तुम सच में शेका से प्यार करती हो। तो ईफा घबरा जाती है और ईफा कहती है कि हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ। तो एल्फ उसे अपना हाथ आगे करने के लिए कहती है। तो एल्फ उसे कुछ एलिमेंटल दे देती है और उसके घाव को भी सही कर देती है। और ये लाइट एलिमेंटल है जो कि काफी ज्यादा रेयर होते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेका और ईफा वापस अपने एकेडमी के लिए निकल चुके हैं, जहाँ रास्ते में शेका ईफा से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम एल्फ के वंशज से हो, इसीलिए तो तुम एलिमेंटन को यूज कर सकती हो। और ईफा कहती है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। और शेका ईफा से कहता है कि वो प्रिंस कितना बेवकूफ था, अच्छा हुआ तुमने उसे मना कर दिया। वैसे तुम्हें कैसा लड़का पसंद है शादी करने के लिए? और तभी ईफा बताती है कि वो स्मार्ट होना चाहिए, पावरफुल और काइंड भी। वो असल में शेका की बात कर रही थी। और तभी शेका कहता है कि इतनी सारी क्वालिटी वाला बंदा तो तुम्हें बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो ईफा कहती है कि यह इतना मुश्किल भी नहीं है। और अब नेक्स्ट सीन में हम जंगल में एक बंदे को देखते हैं जो कि अपनी आंखों की पावर का यूज कर रहा था। और तभी हम एक डीमन को देखते हैं जो कि काफी सारे लोगों को हरा देता है और उस डीमन का नाम मुर्रेव होता है। और तभी हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि अपने आंखों के पावर का यूज करके लोगों को स्टेचू बना सकती है और उस लड़की का नाम फेस लेरिया होता है। और उसके बाद हम एक खरगोश जैसे बंदे को देखते हैं जिसका नाम रोनी होता है। और इसके नेक्स्ट में हम एक और डीमन को देखते हैं जो कि फायर का यूज करके अपने अपोनेंट को हरा देता है और उस डीमन का नाम गलगेनिस होता है। और तभी हमें पता चलता है कि जो फर्स्ट में हमने बंदा देखा था वो इन सभी का कैप्टन है। और अब वो चारों एक बंदे के सामने आ जाते हैं और उसे देखकर वो लड़का कहता है कि आखिर तुम कौन हो? तुमने मेरे मॉन्स्टर ट्रैप को इतना इजीली कैसे हरा दिया? और तभी वो कैप्टन लड़का कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम हमें सही रास्ता दिखाओ। और तभी वो लड़का कहता है कि तुमने मेरे विलेज के सारे लोगों को मार दिया, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा? और ये बात खत्म ही होती है तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा डीमन आ जाता है। और तभी वो बंदा कहता है कि आखिरकार मैंने इसे समन कर ही दिया, मतलब बुला ही लिया। और तभी वो कैप्टन आंखों का यूज करता है तो उसे पता चलता है इसका नाम तो एल्डर साइक्लोप है। और अब वो डीमन कैप्टन के ऊपर हमला कर देता है और कैप्टन अपनी तलवार निकालकर उसके हथियार को तोड़ देता है और आखिर में वो उस डीमन के सर को काट देता है। और ये देखकर उसके बाकी के लोग उसकी तारीफ करते हैं और तभी उस लड़के को भी वो कैप्टन खा जाता है। और अगले सीन में वो कैप्टन एक दूसरी जगह खड़ा होता है और वो कहता है कि भले ही आज छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है लेकिन मैं हीरो को मार कर ही रहूंगा, भले ही इसमें मुझे अपनी जान कुर्बान करनी पड़े। और तभी हम शेका को देखते हैं जिसे अजीब फील होता है लेकिन फिर भी वो इस फीलिंग को इग्नोर करके अपने दोस्तों के पास चला जाता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम एक गार्ड को देखते हैं जो कि प्रिंसेस के पास जाकर कहता है कि चलने का समय हो चुका है। तो प्रिंसेस कहती है कि मैं आ रही हूँ। और तभी सीन चेंज होता है जहाँ हम शेका और शेका के फ्रेंड्स को देखते हैं। शेका अमू से कहता है कि क्या तुम मेरे घर आना चाहोगी? और ये सुनकर अमू को गलतफहमी हो जाती है और वो शर्माने लग जाती है। लेकिन ईफा उससे कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जा सकती हो। लेकिन तभी शेका कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मेरे फादर अमू से इसीलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि अमू सारे मैजिकल एलिमेंट यूज कर सकती है। तो उन्होंने कहा है कि गर्मी की छुट्टियों में मैं अमू को अपने साथ लेकर आऊं। और अब शेका कहता है कि मैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। और ये सुनकर यूकी कहती है कि तुम क्यों नहीं जाना चाहते? तो शेका बताता है कि घर पे कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आया है जो कि मुझसे और अमू से मिलना चाहता है। मैं गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। अगर गलती से भी मैंने अपने ऊपर ज्यादा अटेंशन ला दिया तो मेरी ये जिंदगी भी दूसरी जिंदगी जैसी खत्म हो जाएगी, इसीलिए मुझे सब कुछ सोच समझ कर करना होगा। और अब नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग शेका के घर पर पहुंचते हैं जहाँ लोग उन सभी का स्वागत करता है। और तभी हम वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एडिस होता है और ये ईफा के डैड होते हैं। अब वो सभी लोग आपस में बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर ग्लाय आ जाता है और वो जोर से शेका का नाम चिल्लाने लग जाता है और उसकी आवाज सुनकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ग्लाय वहाँ पर आकर शेका से कहता है कि मैंने तुम्हारा आने का बहुत ही इंतजार किया। तो शेका उससे कहता है कि तुम कैसे हो, तुम्हें आर्मी पसंद तो है ना? और तभी ग्लाय बताता है कि मुझे वहाँ पर बहुत मजा आ रहा है, मैंने सोचा नहीं था कि वहाँ पर इतना मजा आएगा। तभी ग्लाय शेका से कहता है कि मैं भूला नहीं हूँ कि तुमने किस तरह से मेरी बेइज्जती की थी, आओ मुझसे लड़ो। और ये सुनकर अमू ग्लाय से कहती है कि शेका से तुम बाद में लड़ना, पहले मुझसे लड़ो। और शेका बताता है कि अगर तुमने अमू को हरा दिया उसके बाद मैं तुमसे फाइट करूंगा। और फिर ग्लाय बताता है कि मैं लकड़ी की तलवार यूज करूंगा और अमू असली तलवार
तलवार यूज कर सकती है। और सेका बताता है कि इस मैच के अंदर कोई भी मैजिक यूज नहीं करेगा। और अब उनका मैच स्टार्ट हो जाता है। अमू ग्ले पर फोर्स करती है जिससे वो नीचे गिरने ही वाला था। और अब सेका को लगता है कि अमू ये मैच आसानी से जीत जाएगी, लेकिन तभी ग्लाय अपनी छड़ी निकालकर एक मैजिक स्पेल बोलता है। ये देखकर अमू का ध्यान भटक जाता है और इसी चीज का फायदा उठाकर ग्लाय अपनी तलवार की मदद से अमू को पीछे धकेल देता है और वो ये मैच जीत जाता है। और तभी अमू कहती है कि तुमने मैजिक का यूज किया है, लेकिन ग्लाय बताता है कि मैंने कोई मैजिक यूज नहीं किया। और अब ग्लाय सेका से कहता है कि मैंने सुना है तुम एक बहुत ही खतरनाक टूर्नामेंट को जीत कर आए हो, तो आओ मुझसे फाइट करो। और अब सेका सोचता है कि मेरे पास इससे लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और तभी वहाँ पर वही प्रिंसेस आ जाती है और वो कहती है कि यहाँ पर कोई लड़ाई होने वाली है क्या। और प्रिंसेस को देखकर ग्लाय कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही है, आपके गार्ड कहाँ गए। और प्रिंसेस बताती है कि मैं तो उन्हें पीछे छोड़ आई हूँ, वैसे तुम फाइट शुरू करो, वैसे भी तुम्हें इस फाइट से कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ग्लाय प्रिंसेस से कहता है कि तुम ये कहना चाहती हो कि मैं ये मैच हार जाऊंगा। तो प्रिंसेस बताती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन अब ग्लाय डरा हुआ था क्योंकि वो अपनी बेइज्जती फिर से नहीं कराना चाहता, इसलिए वो सेका से कहता है कि हम अपनी लड़ाई बाद में लड़ेंगे। और अब ग्लाय प्रिंसेस के बारे में बताता है कि यह है इंपीरियल प्रिंसेस, जिसे होली प्रिंसेस भी कहा जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग हॉल से होकर गुजर रहे थे और तभी यूकी सेका से पूछती है कि ये होली प्रिंसेस कौन सी रैंक होती है। तो सेका बताता है कि ये कोई रैंक नहीं है, ये नाम उसे अपने बर्थ प्लेस पर मिला, लेकिन इस बात को यूकी नहीं समझ पाती। तो सेका उसे बताता है कि आज से 15 साल पहले इसका जन्म प्रिस्टिस के पेट से हुआ और वो प्रिस्टिस राजा की पत्नी थी और इसीलिए उनका नाम होली नाइट पड़ा। वैसे सेका प्रिंसेस के कहने पर ही अमू को यहाँ पर लेकर आया है क्योंकि उनकी काबिलियत उन्हें हीरो की याद दिला देती है। और प्रिंसेस यहाँ और कुछ दिन रुकने वाली है और वो चाहती है कि बाकी के सभी लोग कुछ दिन तक यहाँ और रुके। और जैसे ही प्रिंसेस वहाँ से जाती है वो सभी लोग सेका पर चढ़ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने हमें नहीं बताया कि यहाँ पर होली प्रिंसेस आने वाली है। और अब नेक्स्ट सीन में हम सेका को देखते हैं जो कि यूकी से बात कर रहा था और तभी एकदम से गेट खोलकर अमू अंदर आ जाती है। तो सेका उससे कहता है कि तुम्हें ऐसे एकदम से अंदर नहीं आना चाहिए, लेकिन वो माफी मांगकर फिर से अंदर आने लग जाती है। तो सेका कहता है कि तुम्हें रात के वक्त लड़कों के कमरे में नहीं जाना चाहिए। तो अमू उसे बताती है कि वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, तुमने डंजन में मुझे वैसे भी बिना कपड़ों के देखा था। और ये सुनकर सेका कहता है कि उस टाइम मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो सेका उससे माफी मांगता है और कहता है कि माफ करना, मैंने तुम्हें प्रिंसेस के बारे में नहीं बताया। और तभी अमू कहती है कि कभी तुमने सोचा है कि तुम ग्रेजुएट होने के बाद क्या करोगे। तो सेका उससे कहता है कि पहले तुम बताओ तुम क्या करोगी। तो अमू बताती है कि मैं वापस से एक एडवेंचरर बनूंगी। और ये सुनकर सेका कहता है कि शायद तुम भूल गई, मैंने भी तुम्हें कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ एक एडवेंचर पर चलूंगा। और ये सुनकर अमू शर्मा जाती है और कहती है कि मुझे लगा था तुम उस टाइम मजाक कर रहे थे। और अब वो दोनों एक बार फिर से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों एक साथ एक एडवेंचर पर जाएंगे। और फिर अमू उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। और अमू के जाने के बाद यूकी सेका से कहती है क्या आप भूल तो नहीं गए कि आपको हीरो के पीछे रहकर अपनी शक्तियां छुपानी है। तो सेका कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं कभी नहीं भूलूंगा। और अब नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को देखते हैं जो कि प्रिंसेस को ये शहर घुमाने के लिए लाए थे। ग्लाय सेका से कहता है कि तुम थोड़े से सतर्क रहना क्योंकि मैं प्रिंसेस के कहने पर सारे गार्ड को घर पर छोड़कर आ गया हूँ और इसीलिए हम दोनों को ही इन सब का ख्याल रखना होगा। और अब वो प्रिंसेस सेका का हाथ पकड़कर उस मार्केट में ऐसे घूमने लगते हैं जैसे कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हो। और इस मार्केट में सबका खर्चा गले को ही करना पड़ता है। और तभी प्रिंसेस की नजर एक कपल पर पड़ती है और वो सेका से कहती है कि हम जिसको पसंद करते हैं हम कैसे उसके करीब जा सकते हैं। और फिर अमू उसे बताती है कि कहानियों के हिसाब से तो हीरो हीरोइन को बचाता है, फिर उन दोनों में प्यार हो जाता है। प्रिंसेस को ये तरीका बहुत ही अच्छा लगता है और फिर वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और अब वो एक वर्किंग साइट पर आ चुके थे और प्रिंसेस उस बनती हुई बिल्डिंग को करीब से देखना चाहती थी और ग्लाय उनको पीछे से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक रस्सी टूट जाती है और वो सारी लकड़ियाँ उनके ऊपर गिरने वाली थी। और उन लकड़ियों को सेका नोटिस तो कर लेता है, लेकिन उससे पहले ही अमू और ग्लाय अपने मैजिक से उन्हें बचा लेते हैं। सेका को पहले ही पता चल चुका था कि ग्लाय और अमू उन्हें बचा लेंगे, इसीलिए उसने कुछ भी नहीं किया। और फिर सेका प्रिंसेस से पूछता है कि क्या आपको कहीं चोट तो नहीं आई, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि प्रिंसेस सेका से नाराज हो चुकी है। और तभी उस प्रिंसेस को देखकर वहाँ पर भीड़ बढ़ने लग जाती है। तो ग्लाय उन सबको घर जाने के लिए कहता है, लेकिन जाने से पहले सेका वहाँ से एक रूमाल और एक रस्सी खरीद लेता है और बाद में वो प्रिंसेस को पहना देता है। और वो प्रिंसेस पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, पर प्रिंसेस खुद को देखना चाहती थी और वो नहीं देख पा रही थी, इसलिए सेका अपने मैजिक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा शीशा लाता है। और प्रिंसेस को भी साइका का दिया गिफ्ट काफी ज्यादा पसंद आता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम सेका और ग्लाय को देखते हैं, जहाँ ग्लाय की बातों बातों में सेका को पता चलता है कि प्रिंसेस के पास में फ्यूचर देखने की पावर है, इसलिए ग्लाय सेका को सावधान रहने के लिए कहता है। और ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में सेका प्रिंसेस को पूरी तरह से इग्नोर करने लग जाता है और कल ही वो वापस अकेडमी जा रहे हैं। तो अमू के कहने पर सेका प्रिंसेस से मिलने के लिए जाता है। अब जैसे ही सेका
प्रिंसेस के पास पहुंचता है। शेका देखता है कि प्रिंसेस चेस खेल रही है और शेका भी उसके साथ चेस खेलने लग जाता है। और प्रिंसेस उसके बीच में एक शर्त रखती है कि चेस को जो भी जीतेगा सामने वाले को उसकी एक बात माननी होगी, पर वो चाहे तो ये करने के लिए इनकार भी कर सकता है। लेकिन आखिर में इस मैच को प्रिंसेस जीत जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग वापस एकेडमी जा रहे हैं। प्रिंसेस भी उनके साथ अपने किंगडम जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडों का ग्रुप उन पर हमला कर देता है। लेकिन ये गुंडे ज्यादा खतरनाक नहीं थे, तो शेका इन्हें बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। और अब ग्लाय शेका को बुलाता है और कहता है कि प्रिंसेस तुमसे बात करना चाहती है। और जैसे ही शेका अपनी बग्गी में जाकर बैठता है, प्रिंसेस शेका को थैंक यू बोलती है असेसियन को पकड़ने के लिए। ये सुनकर शेका कहता है कि तो वो असेसियन थे, तो आपने उन्हें पकड़वाया ही क्यों? तो प्रिंसेस बताती है कि ताकि पता चल सके कि उन्हें भेजा किसने है। और शेका बताता है कि सभी लोगों को ले जाने की क्या जरूरत है, अगर उनमें से एक भी भाग गया तो वो वापस हमारे ऊपर हमला कर सकता है। तो प्रिंसेस बताती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसेस अपने किंगडम पहुंच चुकी है और प्रिंसेस काफी ज्यादा खुश थी। और वो कहती है कि मुझे बहुत कम चांस मिलता है अपने ही उम्र के लोगों के साथ घूमने का, और मुझे तुम सभी के साथ काफी ज्यादा मजा आया। और तभी ग्लाय प्रिंसेस को बुलाता है और कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। और ग्लाय भी अब यहाँ से वापस अपने घर जाएगा। और अब शेका प्रिंसेस को बाय बोलता है, तो प्रिंसेस बताती है कि मैं भी तुम्हारी साइड हूँ, तुम ये कभी मत भूलना। और यहाँ पर शेका काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम उन सभी डीमंस को देखते हैं जो कि एकेडमी के लिए निकल चुके थे। और उन सभी डीमंस का कैप्टन कहता है कि हमें सबसे पहले प्रिपेयर होना होगा, क्योंकि हीरो को मारने के बाद वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भले ही आगे डेथ हमारा वेट कर रही है, लेकिन फिर भी हम हीरो को मारकर डीमंस के फ्यूचर को बचा कर ही रहेंगे। और उनके टीममेट्स भी कहते हैं चाहे कुछ भी हो कैप्टन, हम आपकी हेल्प करेंगे। और ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हम शेका को देखते हैं जो कि अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में होता है। प्रिंसिपल शेका से कहती है कि शेका तुम ओपनिंग सेरेमनी में ग्रेजुएशन क्लास को रिप्रेजेंट करे। और शेका भी इस बात के लिए मान जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में शेका जा रहा होता है, तभी यूकी उससे कहती है कि आपने प्रिंसिपल के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, तो क्या आपने सही किया? तो शेका कहता है ये सही रहेगा। और तभी यूकी कहती है कि ये काम करने से आपके ऊपर काफी ज्यादा अटेंशन आएगा। तो शेका बताता है कि मैं ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं करूंगा, और वैसे भी ये इवेंट काफी ज्यादा नॉर्मल होता है। और तभी शेका कहता है कि पिछले जन्म में मैं एक बार मर गया था, इसीलिए मैं शायद काफी ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ, शायद से मुझे किसी और पावरफुल पर्सन को नहीं ढूंढना चाहिए था। और वो कहता है कि वैसे भी मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया, मुझे उन लोगों के साथ में बहुत मजा आता है, लेकिन अब मुझे नॉर्मल बनना होगा, मुझे एक ऐसा इंसान बनना होगा जिससे मुझ पर कोई भी अटेंशन नहीं आए। और इस बात को सुनकर यूकी कहती है कि अगर आप नॉर्मल बन गए तो आप फाइट कैसे करेंगे? तो शेका कहता है कि मैं हर सिचुएशन को अलग अलग तरीके से हैंडल करूंगा। और अब अगले सीन में हम उन डीमंस के कैप्टन को देखते हैं जो कि एकेडमी के बाहर आ चुके थे। वो कैप्टन अपने सारे टीममेट्स को प्लान बताता है कि हम सबसे पहले एकेडमी को चारों तरफ से घेर लेंगे, और हो सके तो स्टूडेंट को मार भी देना, और अगर तुम्हें शक हो जाए कि यही हीरो है तो पहले मुझे सिग्नल दे देना। और अगर हमें उन बच्चों में कोई भी हीरो ना मिले तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इतनी तबाही को देखकर हीरो अपने आप सामने आ जाएगा। और अब तो हमें अपना मिशन कंप्लीट करना ही होगा सभी डीमंस के फ्यूचर के लिए। और तभी उनका एक टीममेट डीमन बोलता है कि ऐसे ही कॉन्फिडेंस में रहो, अगर ऐसे ही कॉन्फिडेंस में हम रहेंगे तो हमें कोई भी नहीं हरा पाएगा। और अब नेक्स्ट सीन में गल अपनी टेलीपोर्ट पावर की वजह से उन सभी को अलग अलग जगह पर एकेडमी के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है। और जैसे ही वो एकेडमी के अंदर टेलीपोर्ट होते हैं, गल देखता है कि यहाँ पर चारों तरफ लाल लाल कलर का धुआं फैला हुआ है। और अब अगले सीन में हमें फिशलेरिया और रोनी को दिखाया जाता है, उनके सामने भी वो लाल कलर का धुआं फैला हुआ था, लेकिन वो भी अब पीछे नहीं हट सकते। और तभी फिशलेरिया रोनी से कहती है मुझे लगता है कि तुम अभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो। तो रोनी कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग कहाँ हूँ, मैं तो अभी बहुत कमजोर हूँ। और वो बताता है कि वो पहले बीच टाइमर हुआ करता था, उसे हमेशा लगता था कोई उसके जितना पावरफुल नहीं है। और जब वो कैप्टन और मुर्रे से मिला तो उसे पता चल गया कि वो तो अभी बहुत कमजोर है। और अब रोनी कहता है कि तुम भी तो अपने विलेज में काफी ज्यादा पावरफुल थी। तो फिशलेरिया कहती है कि मैं पावरफुल तो थी, लेकिन मेरी पावर सभी लोगों को परेशान कर देती है। मेरी पावर की वजह से मुझे लगातार नींद आती रहती है, लेकिन आज मैं हीरो को मारकर अपने पेरेंट्स को दिखाऊंगी कि मैं यूजलेस नहीं हूँ। और तभी उनके सामने एक बच्चा आता है, और ये देखकर रोनी अपने पेट्स को भेजता है उस बच्चे को मारने के लिए। लेकिन काफी देर बाद उसके पेट्स वापस आते हैं और वो रोनी के हाथ में एक चीज देते हैं, जो कि देखकर वो हैरान हो जाते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में हम मुर्रे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसके पास में अभी तक कोई नहीं आया। तभी अचानक से उस पर कोई चाकू से हमला कर देता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने तो मेबल खड़ी है, और वो मेबल को चैलेंज करता है कि तुम मेरे पास में आकर फाइट करो। और मेबल को लगता है कि मुर्रे को तो मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से भेजा गया है, और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। और अब काफी देर फाइट करने के बाद मुर्रे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो अपने हथियार से मेबल के ऊपर हमला करता है। और जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है, मुर्रे देखता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, और वहाँ पर शेका का टेलिस्मेंट पड़ा था। और अब थोड़ी देर बाद उन डीमंस
डीमंस की गैंग एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है और उनका कैप्टन बताता है कि यहाँ पर बिल्कुल अजीब हो रहा है। मैं जब भी किसी को मार रहा हूँ मुझे वहाँ पर यह कागज मिल रहा है। और असल में वो सेगा के टेलिस्मेंट की बात कर रहा था और बाकी के लोग भी बताते हैं कि हमारे साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और अब कैप्टन को पता चल चुका था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होने वाली है और वो सभी को कहता है कि मुझे लगता है हमारे मिशन कंप्लीट नहीं होगा, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और तभी एकदम से वहाँ पर सेका आ जाता है और अब वो एक पोयम गुनगुना रहा था। और अब कैप्टन अपनी आंखों की पावर से सेका को देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये कौन है, लेकिन कैप्टन कुछ भी नहीं बता पाता। और तभी सेका उनको बताता है कि तुम जिससे फाइट कर रहे थे वो सारे मेरे शिकिगामी थे। और फिर वो मुर्रे से कहता है कि तुम जिस लड़की से फाइट कर रहे थे वो लड़की असली थी क्या, वो स्ट्रॉन्ग थी? और तभी मुर्रे कहता है कि हाँ वो तो स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन मुझे तुम भी स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, तो आओ मुझसे फाइट करो। लेकिन सेका उसका सर काट देता है और फिर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कमजोर होगे। और अब ये सब कुछ देखकर फिशलेरिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सेका के ऊपर अटैक करने ही वाली थी, लेकिन कैप्टन अभी कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और वो फिशलेरिया को रोकने की कोशिश करता है। और फिर वो अपनी पावर से सेका को पत्थर का बनाने ही वाली थी, लेकिन सेका कहता है कि इससे तो तुम इंसान को आसानी से हरा सकती हो, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा पाओगी। सेका एक व्हाइट स्नेक को बुला लेता है और उस स्नेक को देखकर फिशलेरिया की धड़कन रुक जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। और तभी सेका बताता है कि इस स्नेक का घुरना इतना ज्यादा पावरफुल है कि सामने वाले की सांसें चलने लग जाती है। अब आखिर में रोनी अपने स्नेक को बुला लेता है, लेकिन व्हाइट स्नेक के सामने वो स्नेक भी मर जाता है। लेकिन रोनी उस स्नेक के सामने जाकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और कहता है कि यही तो मेरी पावर है, लेकिन कैप्टन उसे वहां से भागने के लिए कहता है। और तभी वो व्हाइट स्नेक रोनी को खा जाता है। और ये सब कुछ देखते हुए गल अपने कैप्टन से कहता है कि मैं इसका ध्यान भटकाऊंगा, आप यहाँ से भाग जाना। तो कैप्टन कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से भाग जाना, कोई तो होना चाहिए जो कि लोगों को बता सके ये लड़का डीमन किंग है। और अब सेका कैप्टन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम हीरो को मारने के लिए आए हो, लेकिन तुम हीरो को नहीं मार सकते क्योंकि उसे तो मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। और ये सुनकर कैप्टन कहता है कि क्या, इसका मतलब तो वो भविष्यवाणी सच हो गई। वो भविष्यवाणी थी कि सबसे खतरनाक डीमन इंसानों की साइड ले चुका है। और अब थोड़ी देर बाद सेका उन दोनों को मार देता है और दौड़ते हुए मेबल सेका के पास आती है और वो कहती है कि वो डीमन कहाँ गया जो कि मर्चेंट एसोसिएशन से आया था। लेकिन सेका उसे बताता है कि वो तुम्हें मारने के लिए नहीं आया था, वो तो अमू को मारने के लिए आया था। तो मेबल कहती है अगर ऐसी बात है तो हमें उन्हें हराना होगा। लेकिन सेका बताता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने उन्हें पहले ही हरा दिया है, लेकिन तुम ये बात किसी को मत बताना, इसे सीक्रेट रखना। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में हम अकेडमी के सीन को देखते हैं जहाँ सभी बच्चे खाना खा रहे होते हैं। वहीं सेका भी रेडी हो रहा था क्योंकि आज उसे अपनी एक स्पीच देनी है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से कुछ नाइट्स आ जाते हैं और वो अमू को लेने के लिए आए थे। और वो अमू को कहते हैं कि तुमने एम्पायर के खिलाफ क्राइम किया है, डीमंस को मारकर, जो कि अकेडमी को देखने के लिए आए थे। और ये सुनकर अमू को बिल्कुल भी समझ नहीं आता, लेकिन वो बिना अमू की बात सुने उसे अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही अमू को वहाँ से ले जाते हैं, साइका अपने फ्रेंड के सामने तो बहुत ही चिल बिहेव कर रहा था, लेकिन अकेले में वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। और वो अपने शिकिगामी मिसुजी को बुलाता है और उस पर सवार होकर वो एम्पायर के कैसल पर हमला कर देता है। और सेका ने वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उन्हें बेरहमी से मार दिया था। और जब वो अमू को लेकर वहाँ से जाता है तो तभी वहाँ पर ग्लाय आ जाता है और ग्लाय के साथ प्रिंसेस भी मौजूद थी। तो सेका उनसे पूछता है कि तुम अमू को क्यों मरवाना चाहते हो, इससे तो डीमंस का ही फायदा होगा। तो प्रिंसेस उसे बताती है कि अब डीमंस भी लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन लड़ाई तो होकर रहेगी हीरो की डर की वजह से। और अगर सच में लड़ाई हुई तो हीरो भी हमें नहीं बचा पाएगी, क्योंकि सेका ने उसे स्ट्रॉन्ग बनने ही कहा दिया, वो हर लड़ाई से उसे बचा लेता था। और ये बात सुनकर सेका को बहुत गुस्सा आता है। प्रिंसेस सेका को समझाती है कि वो सही सलामत अमू को वापस ले आएगी, लेकिन सेका प्रिंसेस की बात नहीं मानता। तो प्रिंसेस भी हार मान लेती है और प्रिंसेस उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहती है। और जाते वक्त सेका को पता चलता है कि प्रिंसेस और ग्लाय ने अमू का यहाँ पर बहुत अच्छे से ख्याल रखा, तो उसे भी बहुत बुरा लगता है और वो अपनी गलती सुधारते हुए जितने भी लोगों को उसने मारा था उन सभी को वो वापस से हील कर देता है, मतलब रिवाइव कर देता है। और ये देखकर प्रिंसेस और अमू को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। लेकिन अब वो अकेडमी तो नहीं जा सकते, इसीलिए वो अपने एक नए सफर पर निकल जाते हैं, जिसकी बात उन दोनों ने पहले की थी, एक एडवेंचर पर जाने की। और अब वो कई दिनों के सफर के बाद रेकना नाम के शहर में पहुंचते हैं, जहाँ ईफा और मेबल पहले से ही मौजूद थी। इनको सेका और अमू का पता प्रिंसेस की भेजी चिट्ठी से लगा था। और यहाँ पे ये पूरी सीरीज खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एनीमे थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।